Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. Chapter 11. आई वॉन्ट टू ईट यू ब्यूटी. घाट के किनारे अभी भी बहुत तेज बारिश हो रहा है और मेघांश बस अपने सवाल का जवाब पाने का इंतजार कर रहा है, पर वह उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है. इसलिए वह अपने कांपते हुई आवाज में उसके सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर हटाते हुए कहती है, अंडस्को, आप हमें बिना बताए हुए ही ऑफिस चले गए थे. ऐसा क्योंकि आपने आपको हमें बताकर जाना चाहिए था और आप घर नहीं लौटे थे. ऐसा क्योंकि आपने आपको इतना टाइम लग गया. ये सुनकर मेघांश अपनी ठंडी आंखों से उसे देखता है और सीरियस होकर कहता है, अंडस्को, हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए. अगर हम घर गए तो आप हमें वह सब करने दोगे जो हम करना चाहते हैं, वरना हम घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे. ये बोलने के साथ ही साथ मेघांश एक झटके में उसे लेकर पानी में उतर जाता है. नीचे और भी ज्यादा घाट की सीढ़ियां थी, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता, पर बहुत ही गहरा था पानी. और मेघांश की यह हरकत देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है. और तभी अचानक बहुत जोरों से एक हवा गुजरता है और वह डर से मेघांश के सीने में अपना सर छुपा लेती है और उसे कसकर पकड़कर कहती है, अंडस्को, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज हमें ऊपर ले चलिए, यहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. पानी बहुत ही गहरा है, प्लीज ऊपर ले चलिए. हमें तैरना नहीं आता है, हमें डर लग रहा है, पानी से ऊपर ले चलिए हमें. ये सुनकर मेघांश उसे ऊपर ले जाता है, पर अभी भी पानी से वह नहीं निकलता है और राधिका निकल कर जाने की कोशिश करती है, पर मेघांश उसके साड़ी का पल्लू पकड़ के खींच लेता है और उसके पेट को और सीने को देखने लगता है. उसकी नागिन सी कमर और गोरा बदन चमक रहा है. पानियों के बूंद ठहरे हुए थे उसके कमर पर, जो देखकर मेघांश का दिल उसके साथ बगावत पर उतर आता है और वह बेकाबू होते हुए नीचे झुकता है और उसके कमर को पकड़ के उसके पेट में ठहरा हुआ पानी के बूंद को पीने लगता है. वह उसकी कमर पर ठहरा पानी के बूंद को पीते हुए ऊपर उठने लगता है और उसके सीने को देखता है जहां पर काफी ज्यादा पानी के बूंद ठहरे हुए थे, तो वह उसके सीने पर अपने गर्म होठों को रखता है. इससे राधिका कांप जाती है और उसके बालों को मुट्ठियों में भेज लेती है, पर वह नहीं रुकता. वह उसके सीने पर ठहरा बारिश के बूंद को पूरी तरीके से पीता है और उसके गर्दन को चूमते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, हमें काफी ज्यादा प्यास लगा है और आप ही हमारी प्यास को बुझा सकते हो. आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई वॉन्ट योर राइट नाउ. ये सुनकर वह घबराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को जल्दी से ठीक कर लेती है और अच्छे से खुद को ढक लेती है और उस कोट को जो साइड में गिर चुका था वह उसे उठाकर अच्छे से पानी में धोती है और खुद के ऊपर ही ओढ़ लेती है और उसे देखते हुए कहती है, अंडस्को, प्लीज घर चलिए ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें घर जाना है, प्लीज हमें घर ले चलिए. हम कब तक यहाँ पर ऐसे रहेंगे? हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं, प्लीज घर चलिए ना. ये सुनकर मेघांश जबरदस्ती उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे लेकर पानी में बैठ जाता है और अपने हाथों में पानी के बूंद लेकर उसके चेहरे पर पानी के चींटे फेंकता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए मदहोशी से उसके गोद में सर रखता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, अंडस्को, आई फील सो गुड विद यू. हम थोड़ी देर और आपके साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम इस पल को खुलकर जीना चाहते हैं. क्या आप हमें महसूस नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको हम बुरे लगते हैं? क्या आपको हमसे काफी डर लग रहा है अभी भी? उसके इतने सारे सवालों को सुनकर वह धीरे से उसके सर को अपनी गोद से हटाते हुए कहती है, अंडस्को, प्लीज घर चलिए ना. और कब तक आप ऐसे ही रहेंगे? घर जाना जरूरी है, हम यहाँ पर और नहीं रहना चाहते हैं, हमें घर जाना है. आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें घर जाना है. हमारे सर में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद हम बीमार पड़ने वाले हैं. ये सुनकर मेघांश एक झटके से उसकी गोद से अपना सर उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर पानी से बाहर आ जाता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है और बारिश रुकने की वजह और भी ज्यादा तेज होने लगता है. राधिका को बारिश बहुत ज्यादा पसंद है और मेघांश को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर न जाने क्यों अब राधिका को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. उसे बहुत ज्यादा दहशत आ रहा है इस बारिश से, पर मेघांश को बारिश बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. कुछ देर बाद वह दोनों घर पहुंच जाते हैं. घर पहुंचकर राधिका घर को देखती है तो ताला लगा था, जो देखकर वह मेघांश को रुकने को कहकर खुद पड़ोस वाली चाची के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटा आती है तो चाची आकर दरवाजा खोलती है और राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, राधे राधे चाची जी, वह हमारी मम्मी कहाँ है और घर पर ताला क्यों लगा है? ये सुनकर चाची भी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को,
राधे राधे बेटा, वह आपकी बहन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए उसे लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। आपकी मम्मी आ जाएंगे कुछ देर में, और यह चाबी उन्होंने हमारे पास दिया था, हमें कहा था आपको दे देना। तो बारिश हो रहा था और हम बाहर नहीं जा पाए, पर आप आ गए हो ना, और आप तो पूरी भीग चुकी हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लेना। ये सुनकर वह बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से अपने घर के पास आ जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, और उसके पीछे पीछे मेघांश भी अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही साथ मेघांश पीछे से उसे पकड़ लेता है, जो महसूस करके राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागने लगती है, पर उसका पल्लू बहुत ज्यादा गीला होने के कारण से नीचे गिरा हुआ था, तो मेघांश जानबूझकर उसे पर पैर रख देता है। और राधिका भागते हुए महसूस करती है कि उसका साड़ी का पल्लू उसके सीने पर नहीं था, तो वह खुद को देखते हैं साड़ी का आखिरी किनारा उसके पेटीकोट से जुड़ा हुआ था। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सामने देखती है मेघांश उसे सर से लेकर पैर तक देख रहा है। राधिका का बदन का ऐसा कोई कोना नहीं था कि समझ न आ रहा है, मेघांश पूरी तरीके से उसे देख रहा है। अगले ही पल राधिका अपनी साड़ी को खींचने की कोशिश करती है, पर मेघांश एक झटके में उसके साड़ी का पल्लू उठाकर उसके साड़ी को खींचकर बचा कूचा हिस्सा जो राधिका के पास था उसे भी छीन लेता है और साड़ी को दूर फेंक देता है। और राधिका खुद के सीने पर हाथ रखती है और आंखें बंद करके पीछे हटने लगती है और रोने लगती है। इधर मेघांश पास से टावल लेता है और उसके करीब आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके ऊपर टावल लपेट देता है और उसके कान के पास फिसफिसाकर कहता है, अंडस्को कमरे में चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से चेंज कर लेना, हम भी चेंज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी तबीयत इतनी जल्दी खराब हो जाए, हम डॉक्टर को भी बुलाएंगे। ये बोलकर मेघांश उसे इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। इधर राधिका हैरानी से मेघांश को जाते हुए देख रही थी और उसे यकीन भी नहीं होता है कि मेघांश ने उसे छोड़ दिया था। उसे लगा था वह इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा, पर उसने तो कुछ और ही कहा और चला गया। पर राधिका की हिम्मत नहीं थी कि वह इस हालत में कमरे में जा पाए, तो वह उसकी मम्मी के कमरे में चली जाती है और मम्मी का ही एक साड़ी लेकर पहन लेती है और बालों में टावल लपेटकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वह डरते हुए कमरे में जाती है और मेघांश को देखती है जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था लैपटॉप लेकर, और वो कुछ जरूरी काम कर रहा है बहुत ही सीरियस होकर, जो देखकर राधिका को बहुत डर लगता है कि अगर वह इसे बुलाता है और यह जो काम कर रहा है वह बिगड़ जाता है तो क्या करेगा यह उसके साथ। पर वह हिम्मत करके अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करती है, पर वह कुछ कह ही नहीं पाती। तो मेघांश बिना उसकी तरफ देखकर कहता है, अंडस्को आ जाए कमरे में, क्या कहना है आपको। ये सुनकर वह अपने पल्लू को अपने हाथों के साथ उलझते हुए कहती है, अंडस्को वह हमने खाना बना लिया है, आपको खाना नहीं खाना है, खाना खाने चलिए। ये बोलकर वह अपने पलकों को उठाकर सामने देखती है और डर से कांप जाती है और जाने ही वाली होती है कि मेघांश उसे पकड़ लेता है। असल में ऐसे अचानक मेघांश को अपने सामने देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेघांश तो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक उसके करीब कैसे आया। और उसकी आंखों में डर देखकर मेघांश उसके बालों के लट को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, अंडस्को आई वॉन्ट टू ईट यू ब्यूटी। ये सुनकर वह अपनी छोटी छोटी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है और कांपते हुई आवाज में कहती है, अंडस्को आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप हमें कैसे खा सकते हो, आप हमें नहीं खा सकते हो, हम इंसान हैं, हम खाना नहीं है, आप हमें खा लिया, आप हमें क्यों डरते हो ऐसे, अब बस हुआ, आप हमें डरावना बंद करो, आप हर वक्त कुछ भी करते रहते हो और जानबूझकर हमें डराते हो। ये सुनकर मेघांश उसके आंसू साफ करता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को आप हर वक्त ऐसे गंगा जमुना क्यों बहाते रहते हैं, आप इतना ज्यादा कैसे रोते हो, क्या आपकी आंखों में पानी का टंकी है जो हर वक्त फुल रहता है। पानी का टंकी भी खाली होता है पर आपकी टंकी कभी खाली नहीं होता है, आप शायद ऑस्कर भी जीत जाओ आंसुओं से समुद्र भरने का, और हम आपको उसे टाइप से नहीं खाएंगे जैसे आप सोच रहे हो, हम आपको हमारे बिस्तर पर लेटाकर आपके ऊपर उठकर आपके साथ वह सब करते हुए आपके पूरे बदन को धीरे धीरे खा जाएंगे, बिकॉज आई एम बीस्ट और हम ऐसा कर सकते हैं। ये बोलकर वह अपनी लाल ठंडी आंखों से उसके गुलाबी गले कांपते हुए होठों को देखता है और अगले ही पल उसे लेकर बिस्तर पर लेट जाता है और उसके आंखों में देखते हुए अपने हाथ को अपने सर से देख लेता है और वह बस डरते हुए लेटी रहती है। वैसे ही वह सीधी लेटी हुई थी और उसके बगल में मेघांश लेटा हुआ है अपने हाथों के बल सर को टेककर, और उसे ऐसा करता देखकर मेघांश धीरे से उसके पल्लू को हटाता है और उसके सीने को देखने लगता है, जो कि गहरी गहरी सांस लेने के कारण से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और इसे देखकर मेघांश उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को वह फूल कहाँ गया, कमल का फूल अपने कमरे में नहीं लगाया, हमें आपके बालों के साथ उन कमल के फूलों को लेकर खेलना है, हमें आपके बालों के साथ खेलना बहुत पसंद है।
ये सुनकर राधिका डरते हुए उठ जाती है और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगती है, पर मेघांश जानबूझकर उसके पल्लू को खींच लेता है और कहता है, अंडस्को क्या हुआ, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो, यह आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम कोई गैर मर्द नहीं है, हम आपके पति हैं, हमारा पूरा हक है आपको देखने का, सिर्फ हम ही आपको देख सकते हैं। ये सुनकर राधिका डरते हुए अपनी हिम्मत जुटाकर कहती है, अंडस्को तो फिर हमारा भी हक है ये जानने का, आप पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो, हमें भी पता नहीं आप पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो और शाम को इतनी देर से आते हो, क्या बहुत जरूरी काम है, आप बहुत ही जरूरी काम से बाहर रहते हो है ना। ये सुनकर वह अगले ही पल राधिका का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर अपने लाल आंखों से उसे देखता है। इन आंखों में अब बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, जो देखकर राधिका फिर से रोने लगती है। तो मेघांश शांत हो जाता है और कहता है, अंडस्को हमें बहुत काम होता है, हम क्या करें, हम काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हम जल्दी से एक प्यारा सा बच्चा चाहते हैं आपसे, ताकि उस बच्चे को हम दादाजी के पास दे पाए और दादाजी भी खुश हो जाए। ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और तभी उसे याद आता है कि यह सब कुछ मेघांश उसके लिए या अपने लिए नहीं कर रहा है, ये सब कुछ वह अपने दादाजी के लिए कर रहा है। जो सोचकर राधिका को बहुत बुरा लगता है कि मेघांश उससे प्यार नहीं करता है। उसने सोचा था वह ऐसे इंसान से प्यार करेगा और शादी करेगा जो उसे भी प्यार करेगा और कोई बड़ा मकसद नहीं होगा, पर उसे तो एक शैतान मिल चुका है जो अपने आप में ही एक रहस्य है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक कि वह उसके साथ बिस्तर पर लेटे हुए किसी को मौत के घाट उतार सकता है और उसका नाम और निशान दुनिया से मिटा सकता है, इतना ज्यादा पावर है इसके पास। ये सोचकर वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर हटा देती है और खुद के पल्लू को ठीक करते हुए कहती है, अंडस्को चलिए ना खाना खाने, आपको भूख लगा होगा, काफी देर भी हो चुका है, आपको खाना खाना चाहिए, हमें भी बहुत भूख लगा है, हम भी खाना खाना चाहते हैं और दवाई भी तो खाना है आपको और हमें भी दवाई खाना है, वरना हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। अगले ही पल मेघांश एकदम से रूम का लाइट ऑफ कर देता है और उसके ऊपर लेट जाता है और उसके ब्लाउज की डोरी को खोलते हुए कहता है, अंडस्को आई नीड योर राइट नाउ। ये सुनकर राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है और बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, पर इस बार मेघांश उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राधिका सांप उसके आंखों में देख पा रही है कि अब बिल्कुल भी उसे पर रहम नहीं करेगा यह आदमी, और तभी बहुत तेज बिजली चमकता है और खिड़की और पर्दे खुल जाते हैं और राधिका डर से चिल्लाती है, अंडस्को नहीं। Chapter 12 If I don't do this how will I have a baby? राधिका का कमरा। राधिका डरते हुए उसे धक्का मारकर दूर हटा देती है और अपने साड़ी को संभालते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है, पर मेघांश उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो। राधिका घबराते हुए कहती है, अंडस्को आप जो करना चाहते हो हम उसके लिए तैयार नहीं है, प्लीज आप हमें जाने दीजिए, हमें बिल्कुल भी मन नहीं है वह सब करने का, प्लीज हमें जाने दे। ये सुनकर मेघांश बिना एक्सप्रेशन से उसे देखता है और कहता है, अंडस्को इफ आई डोंट डू दिस हाउ विल आई हैव अ बेबी। ये सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है और उसे ऐसे रोता देखकर मेघांश अपनी गर्म सांसें उसके गर्दन पर छोड़ते हुए उसके पेट को पकड़ के कहता है, अंडस्को आपको क्या लगता है आपकी मम्मी पापा बहन घर पर क्यों नहीं है, हमने उन्हें किडनैप कर लिया है, वह भी आपकी गलतियों की वजह से। जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं आप जानबूझकर हमसे दूर चली जाती हो, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए ताकि हम उस बच्चे को हमारे दादाजी के पास दे सके, पर आप हमें मौका ही नहीं देते हो आपके करीब आने का, आप बस दूर भागते हो। ये बोलकर मेघांश बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। इधर राधिका फिर से याद करती है कि मेघांश ने क्या कहा, उसके मम्मी पापा को किडनैप करके रखा है। ये याद आते ही वह डरते हुए मेघांश के पीछे भागने लगती है। इधर मेघांश लिविंग रूम में आकर सोफे पर राजाओं की तरह पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है। सोफे में फेलकर और रिमोट लेकर टीवी ऑन करता है। बिजली नहीं थी, पर जिस पल उसने टीवी ऑन किया टीवी आराम से ऑन हो जाता है, जो देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। पर टीवी में देखकर वह डर से चिल्लाती है, अंडस्को नहीं मम्मी पापा, बेला आपने क्या किया उनके साथ। चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि टीवी में चल रहा था एक गाड़ी है जिसके अंदर 3 लोग मिला है और उनमें कुछ कार्ड भी थे, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें वह सांप देख पा रही थी अपनी मम्मी पापा बहन को। इसलिए वह रोते रोते नीचे बैठ जाती है और मेघांश के पैर पकड़ लेती है और कहती है, अंडस्को मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए उन्हें, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ पैर पकड़ती हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, हम आपके करीब आने के लिए भी तैयार है और हम आपको नहीं रोकेंगे, आप हमारे साथ जो चाहे वह कर सकते हैं, हमें मारना चाहते हैं तो मार भी सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। उसे इतना गिड़गिड़ाते हुए रोता देखकर मेघांश धीरे से उसके बालों को सहलाता है और पास के टेबल से कमल का फूल उठा लेता है जो कि खिला हुआ था और वह फूल लेकर उसके कान के पास लगाता है।
और एक नज़र उसके बालों को देखते हुए उसके करीब झुकता है और उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहता है, अंडस्को खुद को तैयार कर ले, आप बेडरूम में जाए, हम अभी आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम है और अगर आप हमारी सारी बात मानते हो तो आपकी मम्मी पापा बहन सभी सही सलामत घर लौट आएंगे। ये सुनकर वह रोने लगती है और हाँ कहती है और उसके बाद धीरे धीरे उठकर कमरे में चली जाती है और कमरे में आकर वह बिस्तर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद वह शैतान भी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है और अपने पल्लू को पकड़ के हाथों के साथ उलझने लगती है। जो देखकर मेघांश नीचे झुककर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखता है और उसे ऊपर उठाता है। वह भी खड़ी हो जाती है और मेघांश को देखती है और अगले ही पल वह चेहरा नीचे कर लेती है। इधर मेघांश उसके साड़ी का पल्लू अपने हाथ में उलझा लेता है और धीरे धीरे खींचने लगता है और अगली ही पल वह पूरी तरीके से उसके साड़ी को खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है और साइड में फेंक देता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे नीचे आता है। फिर उसकी पतली नागिन सी कमर में हाथ रखता है और उसके बाद धीरे से नीचे झुककर उसकी गर्दन के पास वाइट कर लेता है और पीछे धीरे धीरे हाथ ले जाते हुए इसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके बाद उसे अपने बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। फिर खुद अपने शर्ट उतार कर साइड में रख देता है और अपना बेल्ट भी उतारते हुए उसे देखता है और उसे भी साइड में फेंक देता है और एकदम उसके ऊपर लेट जाता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है और धीरे धीरे अपने हाथों को उसके गर्दन से होते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ जकड़ लेता है और उसके गर्दन को बहुत ही बुरी तरीके से चूमने लगता है। वह बहुत ज़्यादा रफ है और उसके ऐसा करने से थोड़ा दर्द भी होता है राधिका को, पर वह कुछ नहीं कहती और काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही चूमने के बाद वह धीरे से उठता है और उसकी ब्लाउज की हुक खोलने लगता है। इससे राधिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके हाथों को पकड़ के दूर झटक देती है और खुद के सीने पर अपना हाथ रखकर खुद के सीने को ढकने की कोशिश करती है और उठकर दूर जाने लगती है। जो देखकर मेघांश इरिटेट होकर कहता है, अंडस्को राधिका आप फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हो, ना तो आप हमारे करीब आते हो ना हमें आपके करीब जाने देते हो। ऐसे करेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे, हम आपके करीब कैसे आएंगे, कैसे हम अपने दादाजी को खुश करेंगे, उन्हें एक पोता चाहिए। ये सुनकर राधिका रोते हुए कहती है, अंडस्को हमसे नहीं होगा, हमें और वक्त चाहिए, प्लीज़ हमें वक्त दीजिए, हम यह नहीं सह पा रहे हैं, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इन सब के लिए, प्लीज़ हमें समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमारे लिए यह पहली बार है, हमें बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मेघांश अपना फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल करके कहता है, अंडस्को मार दो उन सबको, वैसे भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगले ही पर राधिका उसके करीब आ जाती है और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अंडस्को नहीं नहीं आप मना कर दीजिए, हम तैयार हैं, हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, आप प्लीज़ ऐसा मत करें, हमें माफ़ कर दे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे और उन्हें जाने दे, छोड़ दे। ये सुनकर मेघांश बिना एक्सप्रेशन से उसे देखता है और कहता है, अंडस्को नहीं हम आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे और बिल्कुल भी आपको छोड़ेंगे भी नहीं और आपको डिवोर्स भी दे देंगे और आपके परिवार के सबको मार देंगे और आपको अनाथ बना देंगे। ये सुनकर राधिका जल्दी से खुद के कपड़े उतारते हुए कहती है, अंडस्को नहीं नहीं आप प्लीज़ उन्हें मना कर दीजिए, हम तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हम दूर नहीं जा रहे हैं, देखिए हम आपके सामने हैं, हम अपने कपड़े भी उतार रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें कॉल करके मना कर दीजिए। ये सुनकर मेघांश उसके गाल पर हाथ रखता है और एक उंगली से उसके आंसू साफ करता है और कहता है, अंडस्को हम कैसे मान ले, आप फिर से हमें खुद से दूर नहीं कर देंगे, आप ऐसा कर सकते हो, हमें पता है और जहाँ तक हमें पता है आप बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं करते हो, आप नहीं चाहते हो कि हम आपको छुए, आपके करीब आए, आपको नफरत है ना हमसे, ठीक है आप नफरत करो और हम भी इस नफरत के आग में आपके परिवार को जलाते हैं और आप रहो अपनी ज़िंदगी लेकर, जो चाहे करो, वैसे भी आपकी जान से बढ़कर उन तीनों की जान क्या ही है, कुछ नहीं, आपकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगले ही पल राधिका उसके पैरों में गिर जाती है और उसके गोद में सर रखकर रोते हुए कहती है, अंडस्को हमें माफ़ कर दीजिए, हम तैयार हैं, अब हम नहीं जाएंगे दूर, हम सह लेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे और करेंगे, आप कर लीजिए, आप जो करना चाहते हो, हम आपसे वादा करते हैं, हम नहीं रोकेंगे इस बार और कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ उन्हें कॉल करके कहिए छोड़ दे मेरे मम्मी पापा और बहन को। ये सुनकर मेघांश उसका हाथ पकड़ के उसे उठता है और अपने पास बिठाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, अंडस्को ठीक है उन्हें जाने दीजिए। ये बोलकर वह फ़ोन को साइड में फेंक देता है और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे उसे लेटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करके उसके होठों को चूमने लगता है। इस बार राधिका रोती नहीं, वह कुछ भी नहीं करती, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, वह रोकना चाहती है पर नहीं रोक सकती है वह, क्योंकि उसकी जान उतने भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी उसकी मम्मी पापा बहन की जान के आगे।
कुछ देर बाद मेघांश उसके होठों को छोड़कर उसके ब्लाउज के हुक पूरी तरीके से खोल देता है और उसे दूर हटकर फेंक देता है। फिर उसके बाकी ऊपर के कपड़े भी खोलकर साइड में फेंक देता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसके कॉलरबोन को चूमने लगता है। और काफी देर तक वैसे ही चूमने के बाद वह अपना चेहरा उठता है और नीचे झुककर उसके पेटीकोट को भी उतार देता है। अब राधिका पूरी तरीके से उसके सामने निर्वस्त्र थी और मेघांश उसके पूरे बदन को देख रहा है। काफी देर तक उसे देखने के बाद मेघांश उसके नागिन सी कमर पर हाथ रखता है और धीरे धीरे हाथ को ऊपर लाने लगता है और अगले ही पल राधिका को अपने सीने में बहुत दर्द और दबाव महसूस होता है और वह कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लेती है और हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जो देखकर मेघांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से वह अपना पेंट उतारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वह राधिका को देखता है। राधिका की आंखों में आंसू थे जो कि गिरने ही वाले थे। राधिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है पर वह कब तक कोशिश करती और कब तक रुकता। अगले ही पल उसकी खूबसूरत आंखों से बारिश के मोटे मोटे पानी की बूंद की तरह आंसू गिरने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि यह आंसू नहीं मोती गिर रहे हैं उसकी आंखों से। और ये देखकर मेघांश उसके गालों पर हाथ रखकर उसके आंसू साफ करता है और उसके फोरहेड को चूम लेता है और कहता है अंडस्को स्टॉप क्राइंग एंड दिस पेन विल गो अवे आफ्टर सम टाइम। ये बोलकर वह फिर से उसके पूरे बदन को चूमना स्टार्ट कर देता है और उसके पूरे बदन को चूमते हुए उसका ध्यान जाता है उसके सीने के पास एक निशान पर। वह कैसे भूल सकता है इस निशान को जहां पर गोली लगा था, क्योंकि उसने ही तो इस लड़की को बचाया था जब ये गोली लगा था उससे। ये लड़की तब कितनी नादान, कितनी भोली भाली मासूम से भुलक्कड़ लड़की थी। कितनी आसानी से ये लड़की उसे भूल गई। हालांकि वह भूल नहीं पाई है इस लड़की को, पर ये लड़की उसे भूल गई। ये सोचकर उसे मन ही मन गुस्सा आता है, पर वह चेहरे पर गुस्से को आने नहीं देता। वह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को बरकरार रखता है। ये सब करते हुए और बातें कहते हुए उसके चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन रहता है। आज तक वह कभी हंसा नहीं है, ना तो वह रोए है। उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं आता है। कोई बता नहीं सकता है कि वह उदास है, गुस्सा है या नाराज है। राधिका धीरे से खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, पर फिर से मेघांश उसके बालों को बेखेर देता है। फिर वह उसके कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बहुत ही गहरी आवाज में कहता है अंडस्को नाउ यू विल फील पेन। ये सुनकर राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आंखें बंद कर लेती और हाँ में सर हिलाती है कि वह तैयार है, जो देखकर मेघांश सीरियस हो जाता है और उसके कमर को टाइट पकड़ लेता है। तभी बाहर बहुत तेज बिजली चमकता है और हवाएं चलने लगता है और अगले ही पल कमरे में जो मोमबत्ती जल रहा था वह बुझ जाता है और अब पूरी तरीके से कमरे में अंधेरा हो चुका है। अब राधिका बहुत ज्यादा दहशत फील कर रही है और अगले ही पल वह चीज करने ही वाला था कि अचानक राधिका खांसने लगती है, जो देखकर मेघांश हैरानी से उसके ऊपर से हट जाता है और राधिका खांसते हुए खून की उल्टी करने लगती है, जो देखकर मेघांश उसे सहारा देता है और राधिका उल्टी करने लगती है। राधिका की ऐसी हालत देखकर मेघांश को बहुत ज्यादा हैरानी होता है। इधर खून की उल्टी करते हुए राधिका रोने लगती है। वह काफी ज्यादा डर चुकी थी, वह डर से कांप रही है। मेघांश उसकी बदन की कपकपाहट महसूस कर पा रहा है। अगले ही पल राधिका बेहोश हो जाती है और मेघांश उसे बिस्तर पर लेटाकर पास से अपना बेल्ट लेकर पहनते हुए बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करता है और कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाता है और वह राधिका को अपना बड़ा सा लॉन ब्लैक लेदर जैकेट पहना देता है, क्योंकि उसे लड़कियों के कपड़े पहनना ना नहीं आता है तो वह उसे वही पहन देता है और बाहर ले आता है। अभी भी उसके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस उसके घर से निकल जाता है। दूसरी ओर गाँव के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे कि राधिका के घर के बाहर एम्बुलेंस आया है। दूसरी ओर मेघांश को गुस्सा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो वह बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे काफी इलीगल काम भी करने होते हैं, बिजनेस भी संभालना होता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर उसके दादाजी ने कहां से यह शर्त रखा है कि जब तक वह अपनी बीवी को एक्सेप्ट ना करता है और एक पोता ना लाता है तब तक वह उनके सामने नहीं आएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई को मिल जाएगा जो उसने मेहनत करके कमाया है वह भी। इसलिए उसे किसी भी कीमत पर राधिका से बच्चा चाहिए, चाहे राधिका माने या ना माने। अब उसे जबरदस्ती ही करना पड़ेगा राधिका के साथ। यह सोचकर वह राधिका को देखता है जो उसके सामने बेहोश पड़ी हुई थी स्ट्रेचर पे। 13 कीमत 9 महीने की। 2 दिन बाद हॉस्पिटल। 2 दिन बाद अब जाकर राधिका को होश आया है। वह अपने सर पर हाथ रखकर धीरे धीरे उठती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत कमजोरी भी फील हो रहा है। वह अब धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है। न जाने उसे बहुत ही अजीब क्यों लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ किया गया है, तो वह उठने की कोशिश करते हुए सामने देखती है और अगली ही पल डर से वह अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके एकदम सामने मेघांश खड़ा है।
जो देखकर वह घबराकर आसपास देखने लगती है तो मेघांश उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर एकदम उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को शांत बैठो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम पर प्रोसेस हुआ है सरगसी का। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और उसके अनजाने में ही उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गाल से होते हुए उसके हाथ पर जाकर गिरते हैं और वह कांपते हुई आवाज में पूछती है, अंडस्को आपने तो मुझसे परमिशन भी नहीं लिया और यह सब किया आपने। ये सुनकर मेघांश उससे थोड़ा दूर हट जाता है और अपने हाथों की स्लिप फोल्ड करते हुए कहता है, अंडस्को हमें बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वह उसे तरीके से हो या इस तरीके से, बस हमें बच्चों से मतलब है और मुझे नहीं लगता कि आप उसे तरीके से मानेगी तो हमें मजबूर होकर यह करना पड़ा, वरना हम ऐसा नहीं करते। हम आपको आपका हक देते पर आप लायक नहीं हो, कहते हैं ना एक मिडिल क्लास लोग उनके थॉट्स मिडिल क्लास ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ है और कभी भी आपको आपका हक नहीं मिलेगा। हमने यह फैसला किया है, हम हमारा बच्चा लेकर चले जाएंगे पर हम आपको आज़ाद भी नहीं करेंगे, यह आपका सजा है। उसकी ऐसी बात सुनकर राधिका का रूह कांप जाता है और वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, अंडस्को पर आपको हमसे परमिशन लेना चाहिए था, आपने हमारे साथ इतना गलत किया, बिना परमिशन के अपने फ़ायदा लिया है हमारा, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर मेघांश उसके चिन्ह को पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, अंडस्को हमें आपकी माफ़ी चाहिए भी नहीं, आप रखिए आपकी माफ़ी आपके पास, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए जिसे आपको जल्दी से देना है, हमें चाहे आप मानो या ना मानो। ये बोलकर मेघांश टेबल से दवाई लेता है और पानी का गिलास लेता है और दवाई उसके हाथ में देता है और कहता है, अंडस्को खाली दवाई, आपको आपका ख्याल रखना है अच्छे से ताकि हमारा बच्चा हेल्दी रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो और आपको आपका ख्याल अच्छे से रखना है, हमें नहीं जानना आपको क्या बीमारी है क्या हुआ है, हमें बस हमारे बच्चे से मतलब है। ये सुनकर राधिका अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त करते हुए दवाई को मुंह में रखती और फिर पानी पीती है और चुपचाप लेट जाती है और मेघांश उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और कहता है, अंडस्को कल से आपका कॉलेज जाना बंद, आप घर से नहीं निकलोगे जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता, क्योंकि यह हमारा बच्चा है और इसके जान को खतरा है, अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया तो आपको इसकी हिफाजत करना है, खुद का ख्याल रखकर, जब तक यह आपके अंदर है और एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो हम आपको कीमत भी दे देंगे इन 9 महीने की। ये सुनकर राधिका और खुद को रोक नहीं पाती, वह रोने लगती है, वह कब तक खुद को रोक के रखती हूँ, वह और खुद को रोक ही नहीं पाती, उसके आंसू निकलने लगता है और वह बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। पर मेघांश को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके पास दिल है ही नहीं, उसका दिल कब का पत्थर बन चुका है। राधिका को इतना ज़्यादा बेबसी हो रहा है कि अब उसे खरीदा जा रहा है कीमत देकर और उसके बच्चे को भी यह आदमी इतना ज़्यादा घटिया और नीचे गिर जाएगा। राधिका ने ये कभी सोचा नहीं था, उसे अफसोस हो रहा है कि उसने खुद की जान क्यों नहीं ले लिया, अगर वह मर गई होती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा बहन भी अच्छे से रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता। ये सब सोचते हुए राधिका रो रही थी पर राधिका को रोता देखकर मेघांश इरिटेट होता है और कहता है, अंडस्को रोना धोना बंद करे, इससे आपको प्रॉब्लम होगा और आपको प्रॉब्लम होगा इसका मतलब हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आपको पहले हमारी बात मान लेना चाहिए था, खुद को सौंप देना चाहिए तो हमें, तो फिर ऐसा आपके साथ नहीं होता, हम सुकून से आपको और हमारे बच्चे को लेकर चले जाते हैं, पर अब हमें आप नहीं चाहिए, अब बस हमें हमारा बच्चा चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए हमारे दादाजी को चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें बस खुद से मतलब है। ये सुनकर राधिका का दिल और भी ज़्यादा कांप जाता है कि यह आदमी कितना ज़्यादा बेदर्द है, यह उसके बच्चे को भी नहीं चाहता, ये बच्चा होते ही उसके दादाजी को दे देगा और खुद गायब हो जाएगा। ये सब सोचते हुए राधिका का दिल बैठ जा रहा है। राधिका को ऐसा लग रहा है कि वह सांस नहीं ले पाएगी, वह ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। पर मेघांश उसे बस देख रहा है, उसकी हर हरकतों को, उसकी बात जैसी नज़र राधिका के पूरे मूवमेंट पर है। अगले ही पल उसके होठों के कोने हल्के मुड़ जाते हैं और वह राधिका को अपने पास खींचकर उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे चूमने लगता है इंटेंस होकर। पर राधिका उसे धक्का दे देती है और उसे दूर हटाते हुए कहती है, अंडस्को यह आप क्या कर रहे हो, आपको जो चाहिए था आपको मिल जाएगा, आपने तो वैसे ही सारा प्रोसेस करवा लिया है हमारे ऊपर, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमें छूना मत, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप हमको छूते हो। ये बात उसके ईगो पर लगता है और वह गुस्से के साथ उसका बाल पकड़ के उसे खींच लेता है अपने पास और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर दांत पीसकर कहता है, अंडस्को एक दिन हम आपकी इस गुरूर को आपके पैरों में तोड़कर गिराएंगे, आपके ही गुरूर को। गाइस प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू।
Chapter 14 I need to get closer to you. हॉस्पिटल वार्ड। राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है उसकी बातें सुनकर, पर उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर वह कुछ नहीं रहती, वह बस सर को नीचे झुका लेती है। पर तभी अचानक मेघांश का फोन बजता है और वह नंबर देखकर थोड़ा दूर हट जाता है और फोन रिसीव करता है और उस पार से उसके कान में एक शांत मगर धमकियों से भरा आवाज आता है, अंडरस्को, आपके पास 2 घंटे हैं, हम आपका इंतजार करेंगे, आप उसे लेकर जल्दी से आ जाए। ये सुनकर वह हाथों की मुट्ठी कस लेता है और कहता है, अंडरस्को, ओके डैडी, हम पहुंचते हैं उसे लेकर। ये बोलकर वह फोन काटकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि राधिका हॉस्पिटल बेड पर नहीं थी और फिर उसका ध्यान जाता है दरवाजे के पास। राधिका वॉशरूम में जा रही थी तो वह कुछ नहीं कहता और राधिका वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद वह बाहर आती है तो मेघांश उसका हाथ पकड़ के इस हालत में उसे लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसे कार में बैठाता है और खुद भी कार में बैठ जाता है और खुद ही कर ड्राइव करने लगता है। और राधिका हैरानी से उसे देखती है और पूछती है, अंडरस्को, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, आप हमें? ये सुनकर मेघांश अपने होठों के बीच में उंगली रखता है और कहता है, अंडरस्को, चुप शांत रहिए, हमसे सवाल जवाब मत करिए, हमारे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, आपको बस यह एक ही काम करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। ये सुनकर राधिका क्या आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोने ही वाली थी कि मेघांश टिश्यू पेपर निकाल कर उसे देते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, अंडरस्को, हमारे सामने अब रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आपकी इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर वह अपनी खूबसूरत गहरी आंखों से मेघांश को देखती है जिनमें आंसू भरे थे। तभी अचानक बहुत ही तेजी से बिजली चमकता है और धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाता है और अचानक उन दोनों की कार भी रुक जाता है और मेघांश हैरान हो जाता है कि कर क्यों रुक गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेघांश राठौर की कार रुक चुका है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से बाहर निकलता है और उसके साथ ही साथ वह भी बाहर निकलती है। उसे बाहर निकलता देखकर मेघांश थोड़ा गुस्से में कहता है, अंडरस्को, हमने आपको बाहर आने के लिए नहीं बोला है। उसकी यह बात सुनकर वह कार का सहारा लेते हुए मेघांश के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अंडरस्को, वह हमें कार के अंदर डर लगता है अकेले, वह बचपन में एक गाड़ी वाले भूत की मूवी देखी थी, तब से बहुत डर लगता है। ये सुनकर वह इरिटेट होकर कहता है, अंडरस्को, स्टूपिड गर्ल। तभी अचानक और भी तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और बिजली भी चमकता है और बिजली चमकने से वह डर से उसके सीने से लग जाती है। और वहां से ही कुछ ही दूर एक बेंच था जिसमें एक लड़की और लड़का बैठे हुए थे और उनके पास अलेक्सा था जिसमें एक गाना बज रहा था। पर तभी वह लड़का गाना चेंज करते हुए कहता है, अंडरस्को, चलो कुछ रोमांटिक गाना चलाते हैं, वैसे भी बारिश का मजा तो तभी आता है ना जब रोमांस होता है, हम दोनों कितने दिनों बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा रोमांस तो बनता है। ये बोलकर वह एक रोमांटिक सा सॉन्ग चालू कर देता है जो मेघांश और राधिका के कान में भी आ रहा है और यह गाना माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रहा है। मैं जितना तुम्हें देखूं ये दिल ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचो दिल ये ना भरे, इन आंखों में जालिकता है मेरा प्यार तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार, मैं जितना तुम्हें देखूं ये दिल ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचो दिल ये ना भरे। ये गाना बज रहा था और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे खोए हुए। अगले ही पल बिजली चमकता है तो वो दोनों होश में आते हैं और मेघांश धीरे से उसे धक्का देकर दूर हटाकर थोड़ा पीछे हट जाता है, पर धक्का देने से वह गिरने ही वाले थी कि मेघांश उसे पकड़ लेता है और सीधा कर से उसे टेक देता है और खुद उसके एकदम करीब आकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है और बारिश उन दोनों को ही भीगा रहा था। इधर मेघांश महसूस कर पा रही थी खुद की और उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और यह बारिश का मौसम था, इसलिए कभी भी बारिश शुरू हो जाता है और मौसम का कोई गारंटी नहीं थी कब बिगड़ जाए कब सुधर जाए और अभी बहुत तेज बारिश हो रहा है। वह दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे, राधिका की साड़ी उसके बदन से चिपक चुका है और उसके बालों के पानी उसके होठों से होते हुए उसके सीने से नीचे गिर रहे थे, जो देखकर मेघांश की दिल की धड़कन बढ़ जाता है। न जाने क्यों वह आज बेकाबू हो रहा था, उसने बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया था कि वह बच्चा स्पर्म से पैदा करेगा, पर अब उसके बॉडी में अलग ही रिएक्शन हो रहा है, जो चीज़ वह नहीं चाहता वही हो रहा है। अगर इतने सब कुछ के बाद भी वह बेकाबू हो जाए तो कोई फायदा ही नहीं है स्पर्म से बच्चा पैदा करने का इस प्रक्रिया से, क्योंकि प्रक्रिया तो हो ही चुका है और 1 महीने बाद ये लड़की बच्चा भी कंसीव करेगी, उसे पता है। एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद वह धीरे से नीचे झुककर उसके फोरहेड को चूम लेता है और चूमते हुए वह उसके होठों पर आकर ठहर जाता है और उसके होठों से बहते हुए पानी को अपने होठों से पीने लगता है। और इधर गाना भी बज रहा है, इससे माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है। थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तुम्हारा, मिला झूला सहायक ख्वाब हमारा, एक मीठी धुन सुनाई तेरे हाय है आजकल, हंस के सारे गम हमारे देगा खुशियों में बदल,
मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार। इधर धीरे धीरे मेघांश उसके पेट पर हाथ रखता है और धीरे से सहलाता है और उसके कान के पास सरगोशी करके कहता है, एंड इसको, इट्स माई बेबी, इट्स माई राइट। कोई नहीं 100 साल जिया है प्यार मगर कायम रहता है। धूप खुशबू और हवें बन के या रह जाएगा, बात अपने भी हमारे ये जहां महकागा। मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं ये दिल ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचो मैन ये ना भरे। गाना खत्म होता है और तभी बहुत तेज बिजली चमकता है, इतना तेज कि वह डर से चिल्लाकर उसके सीने में सर रख देती है और अपने अनजाने में ही मेघांश भी उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है। उन दोनों के ही सांस तेज हो चुके थे, वह दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, ना जाने क्या हो रहा है उन दोनों को, वह दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। अब राधिका और सह नहीं पाती, वह रोने लगती है और रोते हुए कहती है, एंड इसको, प्लीज हमें घर ले चलिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें घर जाना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना है, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमय स्माइल आ जाता है और वह उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों के करीब अपने होंठ लाकर धीरे से अपने होठों को उसके होंठ से टच करता है और कहता है, एंड इसको, हम आपको आपके ससुराल लेकर जा रहे हैं जो कि आपका असली घर है। ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि यह आदमी क्या चाहता है। कभी कहता है आपको आपका हक नहीं देंगे और कभी कहता है कि आपके ससुराल ले जा रहे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और कभी खुद से दूर कर देता है तो खुद ही करीब आ जाता है और शायद इस आदमी को कभी नहीं समझ पाएगी, यह आदमी उसके लिए एक रहस्य से कम नहीं है। ये सोचकर वह घबराते हुए अपने पेट पर हाथ रख देती है और कांपते हुई आवाज में कहती है, एंड इसको, तो फिर हम प्रेग्नेंट नहीं है, आप मजाक कर रहे थे हमारे साथ, अपने वैसा कुछ नहीं किया है ना। ये सुनकर मेघांश उसके गाल को हल्के से दबाता है और अपने आंखों में देखने का इशारा करता है और कहता है, एंड इसको, हमारी आंखों में देखिए, क्या आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि हम मजाक कर सकते हैं। मेघांश राठौर का भी मजाक नहीं करता है, ना तो झूठ बोलता है। ये सुनकर राधिका उसे दूर धक्का देती है और कहती है, एंड इसको, तो फिर क्यों आप हमारे करीब आ रहे हो, बार बार आपको जो करना था आपने कर लिया, आपको जो चाहिए था आपको मिलने वाला है, तो फिर क्यों करीब आ रहे हो और मुझे बेचैन कर रहे हो। ये सुनकर मेघांश उसके बालों को ठीक करता है और उसके कान के पीछे करके कहता है, एंड इसको, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं। आई नीड टू गेट क्लोजर टू यू। और हमने आपको इस तरीके से प्रेग्नेंट किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके करीब नहीं आएंगे, हम आपके करीब आएंगे और जरूर आएंगे और अपना हक लेंगे, क्योंकि यह हमारा हक है और हम हमारा हक लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जबरदस्ती क्यों न करना पड़े। ये बोलकर बहुत धीरे से उसके गर्दन को चूमता है और चूमते हुए इसके सीने तक आता है और धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगता है। यह महसूस करके वह और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और उसे दूर धक्का देने की कोशिश करती है, पर ऐसा कर ही नहीं पाती है वह। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चैप्टर 15 बेबी डोंट क्राई, आई एम विथ योर इविल बीस्ट हस्बैंड। रात का वक्त, जंगल वाला रास्ता। अब बारिश रुक चुका है और वह दोनों पूरी तरीके से भीग चुके हैं। इन कुछ दिनों में कितनी बार वह दोनों एक साथ भीग चुके हैं इसका अंदाजा भी नहीं है उन दोनों को। अब मेघांश उसके बालों को एक झटके में खोल देता है और उसके बाद उसके गर्दन से धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाता है और उसके बालों को कस के पकड़ के ऊपर उठाता है, उसके चेहरे को और उसके होठों को देखते हुए कहता है, एंड इसको, हमें लगता है कि हमें आपको आपके परिवार से मिलवाना चाहिए, हमारा परिवार यानी कि आपका परिवार तो आपको मिल लेना चाहिए उन सब से, इसलिए आज हम आपको उनसे मिलने ले जाएंगे और आपको गुड न्यूज़ भी तो देना है उन सबको, क्योंकि मुझे उन सबके चेहरे पर स्माइल देखना है और अगर आपके चेहरे पर स्माइल ना रहा तो इन खूबसूरत गुलाबी होठों को हम किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वह अपनी जेब से एक धारदार कैंची निकलता है और उसके होठों के कोने को धीरे से उससे हल्के से प्रेस करता है और वह दर्द से चिल्लाती और अपने होठों के कोनों में उंगली रखती है और देखते हैं खून निकल रहा है और वह डरते हुए अपने सामने खड़े आदमी को देखते हैं और उसके सीने पर धीरे से मार कर धक्का देकर कहती है, एंड इसको, आप किस बात की दुश्मनी उतार रहे हैं हम पर, हमने क्या किया है, आप जो हमारे साथ कर रहे हो वो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे, आप जो हमारे साथ कर रहे हो आप हर वक्त हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो, बस हमें नीचा दिखाते हो और जब मौका मिलता है तभी हमारा फायदा लेते हो और जो मर्जी वह हमारे साथ करते हो, जैसे कि यह हमारा बदन नहीं है, सब कुछ आपका ही है। ये सुनकर मेघांश उसके चेहरे को ऊपर उठता है और अगले ही पल मेघांश के चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल आ जाता है और इससे पहले उसने मेघांश को स्माइल करते हुए नहीं देखा है।
और आज जब वह उसे पहली बार स्माइल करते हुए देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। किसी की स्माइल इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? इतनी ज़्यादा क्रीपी स्माइल को अगर कोई देख ले वह हार्ट अटैक से मर जाए। वह डरते हुए उसके आंखों में देखती है। इधर आसमान से बादल हटकर चांद निकल आया था और सब कुछ देखा जा सकता है इस चांद की रोशनी में, और वह गौर से उसकी स्माइल को और उसकी क्रिस्टल आइज को देखती है। उसकी आंखें किसी समुद्र के पानी जैसा दिखता है। ब्लू है या ग्रीन है कोई बता नहीं सकता है, एकदम चमकदार गहरा जिसमें डूब जाने का मन करे, पर पानी जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक। और पानी में डूबने का मन करे, पर पानी में जब डूबता है तब पता चलता है कि कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सांस नहीं लिया जा सकता है। पानी में डूबकर मरना तो होगा, पानी में डूबकर। और यह खूबसूरत आंखें, इनमें अगर कोई डूबता है तो जिंदा नहीं बचेगा। और यह स्माइल, उसे अब रोना आ रहा है और वह खुद को रोक नहीं पाती, वह रोने लगती है। जो देखकर मेघांश के चेहरे से स्माइल गायब हो जाता है और मेघांश उसे गले लगा लेता है और उसके कमर को पकड़ लेता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है, अंडरस्को बेबी डोंट क्राई, आई एम विथ योर इविल बीस्ट हस्बैंड। ये सुनकर वह हमें सर हिलाती है और उसके सीने से अपना सर उठाकर उसे देखती है, और फिर से उसके चेहरे पर वही स्माइल देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके ही सीने में सर छुपा लेती है। वह जिससे डर रही थी उसी के ही बाहों में पनाह ले रही थी बचने के लिए। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वह उसके पीठ से होते हुए कमर के नीचे हाथ रखता है और अगले ही पल वह घबरा जाती है और दूर हट जाती है और पीछे मुड़कर अपने बालों को झटकते हुए जाने लगती है, तो उसके बालों से पानी का छींटा मेघांश के चेहरे पर आकर गिरता है और मेघांश वह महसूस करता है और कसकर आंखें बंद कर लेता है और अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है और उसे खींच लेता है अपने पास। और वह घबराते हुए उसे देखती है और इधर मेघांश अपने आंखों को बंद करके चेहरे को ऊपर कर लेता है और अपनी गहरी अट्रैक्टिव शांत आवाज में कहता है, अंडरस्को आप पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और कहती है, अंडरस्को इसका मतलब आपने हमसे झूठ कहा, आप तो बड़े कह रहे थे आप झूठ नहीं बोलते। मेघांश राठौर कभी झूठ नहीं बोलता है, मेघांश राठौर कभी मजाक नहीं करता, तो फिर आपने यह बात हमसे कैसे कहा? इतनी बड़ी बात, हमें कितना डर लग रहा था, आपको पता है हम कितना डर गए थे। अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमें कॉलेज जाना है। आप अपनी उम्र देखो, 36-37 साल के होंगे, मेरी जैसी 2 लड़की हो जाएंगे, मिलकर आपकी उम्र बनेगी और अभी से हम आपके बच्चे की माँ बन जाते। अगले ही पल मेघांश उसे अपने करीब खींच लेता है और चेहरे पर वही क्रीपी एविल स्माइल लाकर कहता है, अंडरस्को हमने आपसे झूठ नहीं बोला है, हमने आपसे मजाक भी नहीं किया है, हम बस देखना चाहते थे आपका रिएक्शन क्या होता है। ये सुनकर तो ये झूठ कहाँ से हुआ और यह मजाक कहाँ से हुआ, हम बस आपका रिएक्शन देखना चाहते थे। और जहाँ तक मेरी उम्र की बात है, मेरी उम्र है 38, आपने हमारी उम्र का अंदाजा गलत लगाए। ये सुनकर वह अपने दिल पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखती है और कहती है, अंडरस्को क्या आप पागल हो गए हो? हमने बस 1 साल काम बताया है, हमने सही अंदाजा लगाया है, आप बहुत ज़्यादा उम्रदराज आदमी हो और हम तो आपके सामने बच्ची है। हमारी उम्र आपको पता है, हम सिर्फ 22 साल के हैं, आप हमसे 16 साल के बड़े हो, मतलब समझ सकते हो आप इतने ज़्यादा बड़े हो हमसे। आप जाकर किसी आंटी से शादी कीजिए, उनसे बच्चा पैदा करवाए, हमसे नहीं। ये सुनकर मेघांश बहुत ही अजीब तरीके से उसके कंधों पर अपना सर रखता है और उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कहता है, अंडरस्को पर हमें आंटी पसंद नहीं है, हमें आप जैसी बच्चियों पसंद है, खासकर आप जैसी बच्चियों। ये सुनकर उसकी रूह भी कांप जाता है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो रहा है मेघांश, और इस चांदनी रात में माहौल खूबसूरत होने की जगह बहुत ज़्यादा डरावना हो रहा है। ऊपर से बारिश के कारण से पूरा रास्ता भीगा हुआ था और सामने कुछ खूबसूरत सफ़ेद फूल के पेड़ थे, जिनमें से सारे फूल टूटकर नीचे गिर चुके थे और सफ़ेद चादर जैसे बिखरे हुए थे नीचे। इधर राधिका मेघांश को देखते हुए मन में कहती है, अंडरस्को शायद हमें अभी उनकी बात मानना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, और जब हालात हमारे हाथ में आ जाएंगे हम हमारी मम्मी पापा बहन को लेकर दूर चले जाएंगे, तब ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अभी हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, हमें इनके साथ रहना ही पड़ेगी और उनकी हर एक बात भी माननी पड़ेगी। पर अगर इन्होंने सच में हमारे साथ ऐसा कुछ कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? बात शादी की या बच्चे की नहीं है, बात इन शैतान की है, ये हैवान है और हम उनके साथ जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। वह ये सब सो रही थी कि अगले ही पर उसे अपने सर पर दर्द महसूस होता है और वह सामने देखती है तो मेघांश ने बहुत ही जोरों के साथ उसके बाल को पकड़ के रखा था और उसे ही अपनी ठंडी निगाह से देख रहा है। वह घबरा जाती है और नजरें नीचे कर लेती है और इधर मेघांश अपनी गहरी आवाज में कहता है, अंडरस्को
आप जो अपने छोटे से खाली दिमाग में ये जो खिचड़ी बना रहे हैं ना, ये सब बंद करें, क्योंकि हमें सब पता है कुछ भी हालत कभी भी आपके हाथ में जाएगा ही नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे। हम आपको इस कदर मजबूत करेंगे कि आप हमारे पैरों में गिर जाओ और ऐसे ही रहो, क्योंकि डिजर्व करते हो आप। हम एक एक चीज़ का हिसाब देंगे, बदला लेंगे। जैसे सालों से हम इस आग में जले हैं, आपको भी जलाएंगे। आप कभी बूझेगा नहीं, यह आग आपने लगाया है और आग कभी भी बुझता नहीं जब तक उसे पानी से बुझाया नहीं जाता। पर यह आग दिल की आग है, दिल की आग कभी बुझता नहीं। ये सुनकर वह अपनी घबराई हुई आंखों से उसे देखती है और अपने हाथों को मलते हुए कहती है, अंडस्को, हमें घर जाना है और हमारे मम्मी पापा बहन कहाँ पर है? आपने कहाँ उन्हें रखा है? हमें उनसे बात करना है, उनसे मिलना है। प्लीज़ हमें मिलने दीजिए उनसे। आप ऐसे उनसे दूर नहीं कर सकते हो, हमें प्लीज़ हमें मिलने दीजिए। ये सुनकर मेघांश उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आगे बढ़ जाता है और चलते हुए कहता है, अंडस्को, ठीक है, चलते चलते बताते हैं हमने आपकी मम्मी पापा को बहन को कहाँ पर रखा है। ये सुनकर वह पीछे देखते हुए कहती है, अंडस्को, और गाड़ी हम दोनों ऐसे चलते हुए क्यों जा रहे हैं गाड़ी के होते हुए? और अगर किसी ने गाड़ी को चोरी कर लिया तो आपको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं, हमें गाड़ी को कहीं पर छुपा देना चाहिए, हम नहीं चाहते नुकसान हो जाए। महंगी गाड़ी लगता है आपको, इतनी महंगी गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहिए। ये सुनकर मेघांश इरिटेट होकर कहता है, अंडस्को, हमारी लाइफ हमारी मर्जी, हम कैसे गाड़ी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे और कोई नहीं ले जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है मेघांश राठौर की गाड़ी पर अपनी उंगली तक लगाए। चोरी करना तो दूर की बात है, आप ज़्यादा फिक्र मत करें, आप हमारे साथ चलिए क्योंकि यह ज़्यादा ज़रूरी है। वह बार बार पीछे मुड़कर गाड़ी को ही देख रही है और उसे इतना ज़्यादा गाड़ी की फिक्र करता देखकर मेघांश खोए हुए अंदाज में कहता है, अंडस्को, काश कि कभी हमारा भी ऐसे ही फिक्र कर लिया होता तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती। शायद आप कभी हमारी फिक्र कर पाएंगे, शायद कभी नहीं कर पाएंगे, और हमें चाहिए भी नहीं आपका फिक्र, हमें बस बदला चाहिए जो कि आपकी तबाही से शुरू होगा। ये सुनकर वह अपने आंसू साफ करती है और कहती है, अंडस्को, आप हमें कहाँ पर ले जा रहे हो? ये तो बता दो हमें, क्या हम जान नहीं सकते हैं कि हमें जानने का हक नहीं है? आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? क्या आप हमें हमारे मम्मी पापा के पास ले जा रहे हो? ये सुनकर वह साफ इनकार करते हुए कहता है, अंडस्को, नहीं, हम आपको हमारे मम्मी पापा के पास ले जा रहे हैं, आपके मम्मी पापा के पास नहीं, वह अभी भी कैद है। ये बोलते हुए वह उसे रास्ते से होते हुए जंगल में लेकर जाता है और उसके बाद जंगल से होते हुए वह दोनों एक बड़े से डाक बंगलों के सामने आकर रुकते हैं, जहां पर एक भी बॉडीगार्ड्स नहीं थे। दिखने में तो बहुत ज़्यादा आलीशान है, पर यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है। और मेघांश से उसे लेकर अंदर आ जाता है और वह खुद ही दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के लिए भी कोई नहीं आता, उसे लगता कि मेघांश उसे जहाँ पर ले जा रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, दरवाज़ा खोलने के लिए नौकर आएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था, बट ये बांग्ला बहुत ज़्यादा आलीशान है। और अंदर जाकर वह लाइट ऑन करता है और लाइट ऑन करने के साथ ही साथ बड़े से रेड कार्पेट वाले सीढ़ी से एक औरत और एक आदमी उतरने लगता है। दोनों ही काफ़ी सुंदर थे। वह औरत बहुत ज़्यादा सुंदर है, उन्होंने रेड और ग्रीन कलर की रॉयल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रॉयल गोल्ड के जेबारात पहने हुए थे। और उनके पास उनका हाथ पकड़ के जो आदमी आ रहा था वह भी काफ़ी हैंडसम थे। उन्होंने ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट और ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है और हाथ में ग्लव्स। वह काफ़ी हैंडसम है, बट उनमें और मेघांश में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो राधिका को लगता है कि यह मेघांश के बड़े भाई होंगे। वह औरत और वह आदमी नीचे आकर उन दोनों को ही देखने लगते हैं और मेघांश नीचे झुककर उन दोनों के पैर छूता है और वह दोनों मेघांश के सर पर हाथ रखते हैं और मेघांश उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सा दबाता है, इससे वह डर जाती है और वह भी नीचे झुककर उन दोनों के पैर छूती है। और वह औरत थोड़ी सी ना खुश होकर कहती है, अंडस्को, ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी है, इन्हें तो ये तक पता नहीं कि बड़ों से कैसे मिलते हैं, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है ये लड़की। वह राधिका के मुंह पर कह देती है और राधिका ये सुनकर उन्हें अपनी नम आंखों से देखती है और अगले ही पल वह सर को नीचे कर लेती है और मेघांश उसका हाथ पकड़ उसे ऊपर उठाता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को, यही है आप दोनों का बहू जिन्हें आप दोनों ने ही पसंद किया था हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए। ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वह कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उससे तो कुछ पता भी नहीं है। इधर वह औरत हाथों की मुट्ठी कसकर कहती है, अंडस्को, अगर हमें तब पता होता कि यह लड़की ऐसी निकलेगी तो हम आपकी शादी कभी भी इससे नहीं करवाते, हमें लगा था कि यह वैसे ही होगी जैसे हमें चाहिए। अंडस्को। इधर राधिका को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वह क्या करे, बस उसे रोना आ रहा है। इधर वह आदमी कहता है, अंडस्को, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो, ये लड़की भी बिल्कुल आपकी तरह ही है जैसे आप पहले थे। अब सोच कर देखिए आपने कैसे इसको पसंद किया था और अब आप ऐसे बात कर रहे हो और हमें इन पर यकीन है कि यह हमारे एक्सपेक्टेशन पर उतरेंगे। ये सुनकर अब मेघांश अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वह गुस्से से कहता है, अंडस्को,
अच्छा डैडी एंड मॉम प्लीज बस हुआ, आप दोनों ने सब कुछ बर्बाद तो कर दिया हमारी लाइफ, और अब आप दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप दोनों ने कुछ किया ही नहीं। इधर मेघांश के मुंह से डैडी और मम्मी शब्द सुनकर वह हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि यह इतनी खूबसूरत औरत और इतने हैंडसम आदमी जो इतने कम उम्र के दिखते हैं, यह मेघांश के मम्मी पापा है। मेघांश खुद 38 का है तो फिर इसके मम्मी पापा कितने उम्र के होंगे? Just 16, baby you'll feel a little pain। मेघांश का डाक बंगला। मेघांश उसकी मम्मी पापा को देख रहा था कि तभी राधिका डरते हुए मेघांश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अंडस्को, वह असल में हमें घर जाना है। ये सुनकर मेघांश उसे देखता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है अंडस्को, नहीं अभी हम घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए हमें आराम करना है और कपड़े बदलना है। ये बोलकर मेघांश उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर चला जाता है और नीचे से मेघांश की मम्मी पापा बस देखते ही रहते हैं। मेघांश की मम्मी को काफी गुस्सा आ रहा है। इधर मेघांश उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक देता है और गुस्से से कहता है अंडस्को, यह आप कैसे बर्ताव कर रहे थे? क्या आपको ये तक पता नहीं है कि अपने सास ससुर से मिलने पर ऐसे बीएफ करते हैं? उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है कि आपको पता नहीं था? अपनी ना सही हमारी इज्जत की परवाह कर लेते। सच में किस बेवकूफ़ से शादी करवा दिया हमें, हमारे मम्मी पापा ने, गलती उनकी ही है। ये सुनकर वह रोने लगती है और रोते हुए कहती है अंडस्को, हमें लगा वह आपके बड़े भाई और भाभी है, हमें पता नहीं था वह आपकी मम्मी पापा है, वह दोनों बहुत ज़्यादा कम उम्र के लगते हैं। ये सुनकर मेघांश अपना शर्ट साइड में फेंक देता है और गौर से उसके लबों को देखता है और उसके आंखों को जिनमें आंसू भरे हुए थे वह बिस्तर पर बैठ जाता है और उसकी गाल पर हाथ रखकर गहरी आवाज में कहता है अंडस्को, जो दिखता है वह सच नहीं होता है, जो नहीं दिखता वह भी सच नहीं होता है, सब कुछ एक माया जाल है, कुछ भी सच नहीं होता और जो चीज़ सच होता है वह हमें समझना चाहिए, जो कि आप नहीं समझते हो और हर वक्त रोते रहते हो। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है रोने वाली लड़की, तो इसलिए ज़्यादा रोना धोना बंद करना और हमारे सामने रोने की ज़रूरत ही नहीं। ये बोलकर मेघांश उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके पल्लू को उसके सीने से हटा देता है और उसके सीने को धीरे धीरे सहलाने लगता है। यह महसूस करके वह घबरा जाती है और उसे दूर हटाने की कोशिश करने ही वाली थी कि मेघांश अपने अंगारे देहकते हुए आंखों से उसे देखता है, जैसे कि कह रहा हूँ रोकने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। वह डरते हुए आंखों को बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जो देखकर मेघांश उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर उसके होठों को चूमता है, फिर उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और काफी देर तक उसके खूबसूरत सीने के साथ खेलता है। और इस बार राधिका रोक भी नहीं पाती, वह बस देख रही थी ऐसे ही आदमी उसके साथ यह सब कर रहा है। और कुछ देर बाद मेघांश उसके सीने से हटकर उसके खूबसूरत कमर को देखता है जो कि चमक रहा है और उसे पर अभी भी पानी के बूंद ठहरे हुए थे, तो मेघांश एकदम नीचे झुककर उसके कमर को चूमने लगता है। मेघांश के ऐसा करने के साथ ही साथ राधिका के जैसे सांस थम जाते हैं और वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगती है और उसकी गहरी सांस लेने की आवाज अच्छे से सुन पा रहा है। मेघांश वह अब धीरे से उसकी पेटीकोट को खींचकर हटा देता है और उसके खूबसूरत पैरों पर हाथ फेरने लगता है और उसके एकदम ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगता है। और कुछ ही देर में बहुत ही अजीब महसूस होता है राधिका को और वह मेघांश को देखने लगती है और मेघांश धीरे से उसके कान के पास कहता है अंडस्को, बेबी यूल फील अ लिटिल पेन, पर ये थोड़ी देर के लिए ही है। ये बोलकर वह धीरे से उसकी कमर को सहलाता है और इधर राधिका रोने लगती है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और मेघांश जो चाहता है वह करने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खटखटाना लगता है कोई और वह गुस्से के साथ राधिका को देखता है और अपनी गहरी आवाज में चिल्ला कर कहता है अंडस्को, अभी हम थोड़े बिजी हैं, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ये बोलकर वह अपने काम को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और फिर से राधिका को दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेघांश ने अपनी हरकतों को फिर से स्टार्ट कर दिया था कि अगले ही पल जो आदमी दरवाजा खटखटा रहा था वह भी अपने गहरी आवाज में कहता है अंडस्को, हम आपके डैडी हैं और हम आपको डिनर के लिए बुलाने आए हैं, खुद से खुद चलकर आपके पास आए हैं और आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं हमें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पास 10 मिनट का वक्त है, 10 मिनट के अंदर डिनर टेबल पर आ जाए हमारी बहू को लेकर। यह सुनकर वह गुस्से से एक गहरी सांस लेता है और उसके ऊपर से हट जाता है और माया को ऐसा लगता है कि एक पहाड़ उसके ऊपर से हट गया है और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए पास से मोटा सा कंबल लेकर खुद को ढक लेती है, जो देखकर मेघांश गुस्से से कहता है अंडस्को, मॉम डैडी इंतजार कर रहे हैं नीचे, हमारे पास 10 मिनट है। ये बोलकर वॉशरूम चला जाता है और राधिका अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से उठती है और अपने हाथ में ही लगे खून को देखती है, क्योंकि मेघांश जो करना चाहता है उसने वह कर लिया था, पर उससे ज़्यादा कुछ करती तभी मेघांश के डैडी आ गए थे, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाया। इसलिए मेघांश को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है।
मेघांश कुछ देर बाद बाहर आता है और उसे वॉशरूम जाने का इशारा करता है, पर वह उठ ही नहीं पाती, उसे दर्द हो रहा था काफी ज्यादा, जो देखकर मेघांश गुस्से से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वॉशरूम ले जाता है और खुद बाहर आ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। इधर राधिका अच्छे से फ्रेश होकर वह बाहर आती है, पर उसके पास कपड़े नहीं थे और जो कपड़े थे वह सब कपड़े मेघांश ने फाड़ दिया था। तो वह घबराते हुए खुद के ऊपर टॉवल लपेटकर बाहर आती है, उसके इसके सिवाय कुछ भी नहीं था। तो वह घबराते हुए बाहर आती है और उसे इस हालत में देखकर मेघांश के तन बदन में जैसे आग लगने लगता है और वह फिर से जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वह एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसके कमर को पकड़ के उसके कान के पास अपने होठों को लाकर सरगोशी करते हुए कहता है, अंडस्को, क्या आप चाहते हो हम फिर से आपके साथ वह सब करें? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तैयार हैं, चाहे हमारे मॉम डैड क्यों ना नाराज हो जाए, पर वह लोग खुश हो जाएंगे जब पोता पोती होंगे उनके। ये सुनकर वह घबराते हुए उसे दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस्को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह हमारे पास कपड़े नहीं थे, आपने वह कपड़े फाड़ दिए हैं और वह भीग चुके हैं, इसलिए हम ऐसे बाहर आए हैं। ये सुनकर मेघांश उसे अच्छे से देखता है, उसका बेदाग चेहरा और दूधिया रंगत और उसके पूरे बदन गुलाबी पड़ चुके थे और उसके गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो चुके थे और उसके होंठ भी, और यह सब इसलिए हुआ था कुछ देर पहले उन दोनों में जो हुआ था, इसलिए वह पल याद आने के साथ ही साथ मेघांश के दिल में एक अजीब सा सुकून छा जाता है, क्योंकि उसने इस लड़की को हासिल कर लिया था। अब ये लड़की बस उसकी ही है, वह पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाया, पर जो करना था उसने कर दिया और उसे सबूत मिल चुका था इस लड़की के निर्दोष होने का। और यह सोचकर वह बिस्तर को देखता है जिस पर खून के छींटे गिरे हुए थे, जिसे देखकर उसे खुद पर बड़ा प्राउड फील होता है और वह उसकी कमर को पकड़ के कहता है, अंडस्को, तो फिर आप हमसे क्या चाहते हो, हम क्या करें आपके लिए, जरा हमें बताएं। ये सुनकर वह घबराते हुए कहती है, अंडस्को, वह हमें बस कपड़े चाहिए, बस आप यही कीजिए हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम। ये सुनकर मेघांश उसे लेकर क्लोजेट में चला जाता है और दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ले आता है और अंदर आने के साथ ही साथ राधिका हैरान हो जाती है सामने का नज़ारा देखकर, क्योंकि सामने लहंगा, साड़ी, सूट सभी कपड़े थे। ऐसा लग रहा था कि यह शॉपिंग मॉल है जहां पर हर जगह लड़कियों के कपड़े थे और वह हैरानी से मेघांश को देखती है और पूछती है, अंडस्को, यह इतने सारे कपड़े? ये सुनकर मेघांश उसके कंधों पर अपना सर रखता है और आंखें बंद कर देता है और धीरे से उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को, यह इतने सारे कपड़े हम आपके लिए ही लाए हैं, कुछ दिन पहले ही, या आपके ही है, जो पहनना है पहनकर बाहर आ जाए, हमारे पास बस 3 मिनट का टाइम है, आपको 2 मिनट के अंदर तैयार होना है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कुछ कहने ही वाली थी कि मेघांश उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। जस्ट 17, अब आपको हम पा लेंगे। राधिका उसे धक्का मारती है और दूर हटकर मुंह फेर लेती और पीछे हटते हुए कहती है, अंडस्को, आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़िए हमें, और आपने ही तो कहा है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, तो फिर हमें कपड़े बदलने दीजिए, आप बाहर जाए, अपने तो वह सब कर लिया, आपको जो चाहिए था, अब आप खुश हो जाए। ये सुनकर मेघांश उसके एकदम करीब आता है और अपने इंटेंस आंखों से उसे देखता है और उसके होठों के करीब आकर सरगोशी करते हुए कहता है, अंडस्को, नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने बस आपके बेगुनाह होने की सबूत को चेक किया है जिसमें आप पास हो चुके हो, अभी सब कुछ तो बाकी है। एंड आई विल लव यू एंड ओनली देन विल वी हैव अ बेबी। ये सुनकर वह घबराते हुए कहती है, अंडस्को, आपको और हमें देर हो रहा है, प्लीज आप बाहर जाए, हमें कपड़े बदलने दीजिए। ये सुनकर मेघांश सामने सोफे पर जाकर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है और उसे अपनी गहरी नज़र से देखते हुए कहता है, अंडस्को, हमने आपका सब कुछ पहले ही देख लिया है, तो आपको अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, यू चेंज योर क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ मी। ये सुनकर वह अब रोते हुए कहती है, अंडस्को, प्लीज हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बाहर जाए, हमें कपड़े बदलने दीजिए। अगले ही पल मेघांश उसके सामने आ जाता है और एक ऑरेंज कलर के खूबसूरत फूलों वाला ग्राउंड निकालता है और उसके हाथ में देते हुए कहता है, अंडस्को, इसे पहन लीजिए। ये बोलकर वह उसे और ना सताते हुए बाहर चला जाता है और वह जल्दी जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और साइड से दुपट्टा लेकर बाहर आ जाती है, पर उसे याद आता है कि उसने तो डोरी बांधी ही नहीं पीठ की, तो वह पीठ की डोरी बांधने की कोशिश करती है पर उसे बांध ही नहीं जा रहा है, जो देखकर मेघांश उसके पास आकर उसे डोरी को बांधता है। वह मेघांश की उंगलियों की गर्माहट अपने पीठ पर महसूस कर पा रही थी, उसका पूरा तन बदन में जैसे करंट दौड़ जाता है यह महसूस करके, और उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, जो देखकर मेघांश उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाता है और बैठा देता है और उसके बाद एक खूबसूरत सा डायमंड का मोटा भारी नेकलेस उसे पहना देता है और इस सेट के साथ 2 बड़े बड़े डायमंड के झुमके थे जो वह उसे पहना देता है और फिर एक खूबसूरत सा डायमंड का बड़ा सा मान टीका उसे पहना देता है, फिर उसके हाथ में देता है सोने के और डायमंड के
और उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उसे एक खूबसूरत सा मंगलसूत्र पहना है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है बहुत ही छोटे अक्षरों में, जो कि दिख भी नहीं रहा है ठीक से। और उसके बाद वह दुपट्टे को उसके हाथ से लेकर ठीक से उसे पहना देता है और उसे एकदम से अपने पास घुमा लेता है और ड्रेसिंग टेबल के दोनों पार हाथ रखकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर उसके होठों को धीरे से चूमता है और उसके गाल से अपने गाल को लगाकर आंखों को बंद करके कुछ देर तक उसके एहसास को महसूस करता है। फिर धीरे से पीछे हट जाता है और उसे उठने का इशारा करता है तो वह उठ जाती है और वह उसे देखता है। वह आज अप्सरा जैसी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। एक पल के लिए उसका मन करता है कि इस लड़की को लेकर बिस्तर पर जाए, पर उसके मम्मी पापा ने ऑर्डर दिया था, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो वह एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ को चूमता है और उसके बाद एक खूबसूरत सा सैंडल लाकर उसे पहनने को कहता है तो वह पहन लेती है। पर तभी कुछ याद आता है मेघांश को और वह उसे बिस्तर पर बिठा देता है और उसके सामने दो खूबसूरत पायल कर देता है। पायल देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पायल बहुत पसंद है और उसके चेहरे पर खुशी देखकर मेघांश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके खूबसूरत गोरे गोरे पैर को अपने घुटनों पर रखता है और उसके पैरों में पायल पहनने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल राधिका पैर हटा लेती है, जो देखकर वह गुस्से के साथ कहता है अंडस्को, आपने पैरों को हटा क्यों लिया? ये सुनकर वह घबराते हुए कहती है अंडस्को, हमने यह इसीलिए किया क्योंकि पति पैरों को नहीं छूते पाप लगता है। ये सुनकर मेघांश उसे देखता है और उसके खूबसूरत पैर को फिर से खींच लेता है अपने पास और उसके पैरों में पायल पहनाता है। और उसके बाद वह उसे अच्छे से देखता है, पर उसे कुछ चीज़ की कमी लगता है और तभी उसे याद आता है कि इसकी नेचुरल ब्यूटी बस उसके लिए है, तो ये क्यों अपने नेचुरल ब्यूटी में बाहर जाए, इसे थोड़ा मेकअप करना चाहिए। तो इसलिए वह उसे अच्छे से देखता है और कहता है अंडस्को, सारा सामान वहाँ पर है, जाकर अच्छे से तैयार हो लीजिए, हम बाहर गेट पर इंतजार कर रहे हैं आपका। ये सुनकर वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और आंखों में हल्की सी काजल लगाती है और होठों पर हल्की लिप ग्लॉस लगाती है और बिंदी भी लगाती है। और उसे कुछ कमी लगता है तो वह आसपास देखती है, तभी उसे एक मुल्तानी मिट्टी का छोटा सा बॉक्स दिखता है तो वह थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेती है और उसमें रोज वाटर मैक्स करती है और एक हेयर क्लिप लेती है और अच्छे से अपने बिंदी के पास खूबसूरती से नवकाशी करती है, जैसे राधा माता करती थी अपने बिंदी के पास खूबसूरती से नक्काशी वह भी करती है और हल्के से मुस्कुराती है। पर तभी उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी तो अब बर्बाद हो रही है और उसे अभी भी सजना धजना है, पर वह क्या करे, उसे बहुत पसंद है सजना संवरना, उसका सपना था शादी के बाद वह अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा साज श्रृंगार करेगी, पर उसे पता नहीं था उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वह धीरे धीरे बाहर आती है दरवाज़ा खोलकर और उसे देखकर एक पल के लिए मेघांश मदहोश होने लगता है कि यह लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये लड़की बस उसकी है। ये सब सोचकर वह उसके पास जाकर जुनून से उसे गले लगा लेता है और उसके कमर को सहलाते हुए कहता है अंडस्को, आप सिर्फ हमारे हो, आप पर सिर्फ हमारा हक है, एंड योर ब्यूटी इज़ माइन टू, और आज रात हम आपको अपना करके ही छोड़ेंगे। और उसे दीवार को भी हमने मिटा दिया, तोड़ दिया, और अब आपको हम पा लेंगे। ये सुनकर वह कुछ नहीं कहती है और मेघांश उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर बाहर आ जाता है। पर बाहर आने के साथ ही साथ उसकी मम्मी गुस्से से कहती है अंडस्को, हमने आपको 10 मिनट का वक्त दिया और आप दोनों पिछले आधे घंटे से कमरे में थे, क्या भूल गए वक्त कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? शायद शादी के बाद आप कुछ ज़्यादा ही बदल गए हो। ये सुनकर मेघांश कुछ नहीं कहता, वह डायरेक्ट घर का दरवाजा खोलता है और राधिका का हाथ पकड़ उसे बिठा देता है और अपनी मम्मी पापा को देखते हुए अपनी शांत गहरी आवाज में कहता है अंडस्को, चलिए। ये बोलकर वह भी कार में बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है कार लेकर। और उसकी मम्मी गुस्से से उसके पापा को देखती है और गुस्से के साथ कार में जाकर बैठ जाती है और उसके पापा भी एक गहरी सांस लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और दोनों ही कार निकल पड़ता है। अंडस्को कुछ देर बाद एक बड़े से आलीशान से होटल में वह कार रोकते हैं और उसके बाद वह सब एक लग्जरियस प्राइवेट रूम में जाते हैं जहां पर खाना सब कुछ पहले से ही तैयार था। मेघांश आज भी उसका हाथ पकड़ के उसे अच्छे से बैठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। और उसके बाद मेघांश के मम्मी पापा भी बैठ जाते हैं और वह सब अच्छे से डिनर करते हैं। राधिका बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर फिर भी वह अच्छे से डिनर करती है और उसके बाद वह सब डिनर करके बाहर आ जाते हैं और कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मेघांश के मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं और मेघांश उसे लेकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में पहुंचने के साथ ही साथ मेघांश दरवाजा बंद कर देता है और राधिका को पीछे से अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर ले जाकर उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हाथों की चूड़ियां खोलकर साइड टेबल में रख देता है। फिर उसका नेकलेस भी खोलता है और उसकी मांग टीका और उसके सारे गहने उतरकर टेबल पर रखता है और दुपट्टे को एक झटके में खींचकर साइड में फेंक देता है।
और राधिका बस पलकों को नीचे करके ये सब महसूस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, अभी भी उसे थोड़ा दर्द हो रहा था तब जो हरकत किया था मेघांश ने, पर वह मजबूर है, वह मेघांश को रोक भी नहीं सकती है। अगर वह मेघांश को रोकने की कोशिश करती है तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। Chapter 18 It's just a little pain, it will go away after a while। रात का वक्त, मेघांश का कमरा। मेघांश उसके पूरे बदन को चूम रहा है और वह जैसे छटपटा रही थी वही ये सब सह नहीं पा रही है। मेघांश धीरे धीरे उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन को और सीने को चूमने लगता है और उसके बाद उसके हाथ को पकड़ लेता है और राधिका को बहुत अजीब सा महसूस होता है और अचानक उसके मुंह से चीख निकल जाता है और वह रोने लगती है और उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है, पर वह नहीं हटा। वह उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है, अंडरस्को इट्स जस्ट अ लिटिल पेन, इट विल गो अवे आफ्टर अ व्हाइल। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा डरते हुए उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें छोड़िए, हमारे साथ में सब मत करिए, यह बहुत ज्यादा दर्दनाक है, हम ये दर्द नहीं सह पा रहे हैं, हमें वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इंटेंस होकर अपनी गहरी आवाज में मेघांश उसके कान के पास फिसफिसा कर कहता है, अंडरस्को वेयर इज द पेन। उसकी इतनी गंदी बात सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है और उसे दूर हटाते हुए कहती है, अंडरस्को आप बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, हम सब कुछ याद रखेंगे, आपने हमारे साथ कितना गलत किया है, आपने हद से भी ज्यादा गलत किया है हमारे साथ, हमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर मेघांश उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसके बालों के लिटों के साथ खेलते हुए कहता है, अंडरस्को आप यह मत भूल कि आप हमारी वजह से ही जिंदा हो, आपकी बहन जिंदा है, आपका परिवार जिंदा है और आप और आपका पूरा परिवार अच्छे से लाइव जी रहे हो, बस हमारी वजह से हमने आप सबको बचाया है, अगर हम ना होते तो अब तक आप सब मर चुके होते, जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं था, बस हमारी वजह से आप सब जिंदा हो, वरना हो तो मर ही देता आप सबको। अभी तक वह आप सबको ढूंढ रहा है पर हमारी वजह से आप सब बचे हुए हो, यहाँ तक कि आपकी मम्मी पापा बहन भी सुरक्षित है, सिर्फ हमारी वजह से। ये सुनकर वह अपनी डरी सहमी नज़र से उसे देखती है और कहती है, अंडरस्को पर क्या फ़ायदा हुआ, आपने भी तो वही चीज़ किया जो वह करना चाहते थे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, शिकार से बचाने वाला खुद ही हमारा शिकार कर लिया, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये सुनकर मेघांश अपने इंटेंस आंखों से उसे देखता है और खुद को उसे फील करवाते हुए कहता है, अंडरस्को ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बस हमारे शिकार को हमारे पास ला लिया, या यूं कहे तो हमने उसके मुंह से उसके शिकार को छीन लिया और खुद ही शिकार कर लिया। ये बोलकर वह उसे पर और भी ज्यादा हावी होने लगता है और वह दर्द के साथ उसे दूर करते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं, प्लीज हमें और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगी, हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, प्लीज आप हटिए हमारे ऊपर से। ये सुनकर मेघांश उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है, अंडरस्को नहीं, हमने अभी शुरू किया है और हम अभी नहीं रुकेंगे, हमें पूरी रात आपके साथ यह सब करना है, हम आपको पूरी रात नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए, जल्द से जल्द। ये सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि ये दर्द अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अंडरस्को दूसरी ओर मेघांश के पापा अपना फोन चेक करते हैं जिसमें एक मैसेज आया था और अगले ही पल उनकी आंखें सख्त हो जाते हैं और वह मेघांश को कॉल करते हैं, पर मेघांश कॉल नहीं उठाता तो वह जल्दी से मैसेज टाइप करते हैं और मेघांश को भेजते हैं। इधर मेघांश जो पूरी तरीके से राधिका में डूबा हुआ है, वह फोन की आवाज बजने से डिस्टर्ब होता है और फिर देखता है कि मैसेज आया है, तो वह बिना उसके ऊपर से हटे फोन को अपने हाथ में लेता है और मैसेज पढ़ता है और अगले ही पल उसके भी आंखें सख्त हो जाता है और वह एक नज़र राधिका को देखता है और उसके ऊपर से हट जाता है। इससे राधिका अपने पेट पर हाथ रख लेती है और सुकून की सांस लेती है, जो देखकर मेघांश अजीब तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, अंडरस्को हम लौट आएंगे, फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं, आप अपना हालत ठीक कर लीजिए और बिस्तर को भी, और आज तो आप हमसे बच गए पर अगली बार आप हमसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। ये बोलकर वह उठकर वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था और उसके बाल थोड़े से गीले थे, साफ पता चल रहा है कि वह नहाया था। वह अच्छे से अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लेता है और उसके बाद अपना बड़ा सा लॉन्ग लेदर जैकेट पहन लेता है और उसके बाद टेबल से अपना महंगा रिस्ट वॉच लेकर पहन लेता है और एक नज़र बिस्तर पर लेटी हुई राधिका को देखता है जो कि उसे ही देख रहा है। अगले ही पल वह राधिका के करीब आने लगता है, जो महसूस करके राधिका एकदम से मोटा सा ब्लैंकेट अपने सीने तक ओढ़ लेती है और जल्दी से दूर हटने लगती है और उसकी यह हरकत देखकर वह धीरे से उसके करीब आता है और उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने होंठ से छू लेता है और उसके बाद उसे गले लगाकर उसके कमर को थपथपा कर कहता है, अंडरस्को बी रेडी वाइफी, आई एम कमिंग वेरी सून।
ये बोलकर वह उसे आंख मार देता है और उसके बाद कमरे से निकल जाता है और राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, पर उसे अपने पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि वह उठ ही नहीं पा रही है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है मेघांश ने इन आधे घंटे में। ये सोचकर वह खुद से ही कहती है अंडस को, हे राधे, हमारे साथ यह क्या हो रहा है? हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। हर जगह से हम फंस चुके हैं, इन्होंने तो हमारे साथ वह सब भी कर लिया है। हमें बहुत डर लग रहा है, आगे ये क्या करेंगे हमारे साथ? हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत दर्द होता है। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। क्या हम यहाँ से भाग जाए? नहीं, अगर हम भागे तो वह मम्मी पापा उनके के कैद में है, वह मम्मी पापा को नहीं छोड़ेंगे। वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वह कुछ भी कर सकते हैं। हम जो सोच नहीं सकते वह भी वह कर लेते हैं। ये सोचकर वह रोने लगती है और उसके बाद धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर उठती है। वह ठीक से चल नहीं पा रही है। वह लंगड़ाते हुए वॉशरूम जाती है और उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आती है और बिस्तर की हालत देखती है जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बेडशीट को चेंज करती है और उसके बाद वह बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। और उसके बाद वह दर्द को बर्दाश्त करते हुए आंखों को बंद कर लेती है, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और बाहर बारिश, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है। उसके कान में बारिश की आवाज़ भी आ रहा है जिसे वह अच्छे से सुन पा रही है। अंडस्को दूसरी और एक बड़े से आलीशान से महल नुमा बंगलों के अंदर एक औरत पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी और उनके सामने मेघांश और उसके पापा खड़े थे। वह दोनों एक साथ जाकर उनके पैर छूते हैं और वह औरत उन दोनों के सर पर हाथ रखती है और कहती है, अंडस को, आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो। तभी सीढ़ियों से एक उम्रदराज आदमी नीचे आता है और उन्हें देखकर वह दोनों बाप बेटे जाकर उनके भी पैर छूते हैं और वह आदमी उन दोनों के सर पर हाथ नहीं रखता। वह अपने सीरियस चेहरे के साथ उन्हें देखते हैं और कहते हैं, अंडस को, हमें कब हमारा पोता मिलेगा? हमने आपको वक्त दिया था और अब वह वक्त खत्म होने वाला है। ये सुनकर मेघांश अपने पापा को देखता है और कहता है, अंडस को, हाँ दादाजी, आपका पोता आपको काफ़ी जल्दी मिल जाने वाला है, पर यह इतना आसान नहीं है। उसकी सच्चाई हम सबको पता है पर उसे नहीं पता है। ये सुनकर मेघांश के दादाजी बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंडस को, और कभी उन्हें पता चलने भी नहीं वाला है। Chapter 19 You've fallen in love with her। अगले दिन सुबह राधिका बिस्तर से उठती है। उसे अभी भी अपने पेट में दर्द हो रहा है, पर फिर भी वह जैसे तैसे उठ जाती है और आसपास देखती है। आसपास कोई नहीं था। इसका मतलब कल रात से मेघांश घर आया ही नहीं। ये सोचकर वह अपने दिल पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद धीरे से उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह नहाकर निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। अपने बाल को ऐसे ही खुला छोड़ देती है और उसके बाद गोपीचंद का एक टीका लेती है और फिर तिलक लगाती है अपने सर पर, जो वह हर रोज लगाती है। फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र उसके गले में ही था। वह कभी मंगलसूत्र उतारती नहीं। उसके बाद वह अपने पेट पर हाथ रखकर दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। बाहर आकर वह नीचे चली जाती है। नीचे आकर देखती है कि मेघांश की मम्मी अकेले कॉफ़ी पी रही थी। उन्हें देखकर वह उनके पास जाती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस को, राधे राधे मम्मी जी। ये सुनकर वह अजीब तरीके से उसे देखती है और कहती है, अंडस को, राधे राधे। और यह कोई वक्त होता है उठने का? टाइम देख रही हो, 7 बजे बज रहा है और हमारे घर की बहू 5 बजे उठती है और सारा काम करके पूजा के लिए बैठती है। ऐसे तुम कैसे हमारे घर को भविष्य में संभालोगी? ये सुनकर वह अपने हाथों को मसलते हुए कहती है, अंडस को, वह असल में हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा देर के लिए सो गए, वरना हम भी 5 बजे ही उठते। ये सुनकर मेघांश की मम्मी गुस्से से उसे देखती है और कहती है, अंडस को, तबीयत हमारी भी खराब होती है, पर हम ऐसा नहीं करते। तबीयत खराब हो या ना हो, अब से तुम्हें जल्दी उठना है। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर हैं, और जब आप अपने पूरे परिवार से मिलेंगी, जब आप अपने असली घर जाएंगी हमारे साथ, तब आप क्या करेगी? तब आप ये सब करेगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारे घर की बहू इतनी देर से उठती है और इतनी ज़्यादा घमंडी है। अपने घमंड को थोड़ा कम करिए। ये सुनकर राधिका अपने आंसू साफ करती है और कहती है, अंडस को, नहीं मम्मी, वह हम घमंड नहीं करते हैं, वह बस सच में हमारी तबीयत खराब थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। ये सुनकर वह मुंह फेर लेती है और कहती है, अंडस को, हाँ हाँ, हम समझ गए, अब नाश्ता कर लीजिए। ये बोलकर वह बैठने का इशारा करती है और राधिका धीरे से बैठ जाती है। उसे बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी,
उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर राधिका की ऐसी हालत देखकर मेघांश की मम्मी अच्छे से समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है राधिका के साथ, क्योंकि राधिका जिससे गुजर रही है वह भी कई साल पहले गुजर चुकी है। तो वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है अंडस को, अच्छा ठीक है, आपने दवाई खाई, आपको काफी दर्द हो रहा है ना। ये सुनकर वह हमें सर हिलाती है, जो देखकर मेघांश की मम्मी उठ जाती है और उठकर कहीं जाती है और थोड़ी देर बाद एक दवाई का बॉक्स लेकर फिर से अपने सीट पर आकर बैठ जाती है और उसमें से एक दवाई ढूंढकर उसे देती है और कहती है अंडस को, इस दवाई को खा लीजिए, इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगी, पूरी तो नहीं जा सकती है। अचानक मेघांश की मम्मी का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वह दवाई खा लेती है। उसके बाद धीरे धीरे नाश्ता करती है और नाश्ता करने के बाद मेघांश की मम्मी उसे लेकर गार्डन में आ जाती है। गार्डन में आकर वह बैठ जाती है और किताब पढ़ने लगती है, जो देखकर राधिका भी उनके पास बैठ जाती है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा था, जो कि मेघांश मम्मी समझ रही थी। तो वह किताब को साइड में रखकर अपने हाथ को फोल्ड करके उसे देखती है और कहती है अंडस को, क्या हुआ है आपको। ये सुनकर वह अपने पल्लू के साथ अपनी उंगलियों को उलझते हुए कहती है अंडस को, कुछ नहीं मम्मी, वह बस बहुत ही अजीब सा लग रहा है, करने के लिए कुछ है नहीं, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सुनकर वह कहती है अंडस को, तो आपको पढ़ाई नहीं करना है, आप कॉलेज नहीं जाती हो, जहाँ तक मैंने पता किया है आप कॉलेज जाती हो और सामने ही आपके कॉलेज में एक और फेस्ट होने वाला है जिसमें आप नृत्य कला प्रदर्शित करेगी। ये सुनकर वह मुस्कुराती है और कहती है अंडस को, हाँ, हमें नृत्य करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने मना कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम कॉलेज भी प्राइवेट करेंगे। ये सुनकर वह गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना लेती है और कहती है अंडस को, ये हमारा बेटा पागल हो चुका है, शायद हमारे घर की बहू प्राइवेट कॉलेज करेगी, बिल्कुल नहीं, वो उठकर कॉलेज जाएगी और सब जानेंगे कि यह हमारे घर की बहू है, तो आपको कॉलेज जाना ही है। ये सुनकर वह हैरानी से मेघांश की मम्मी को देखती है और मन में सोचती है अंडस को, ये सच में काफ़ी अच्छे हैं, बस दिखाना नहीं चाहती है और यह शायद हमें कॉलेज जाने भी देंगे और हमारी पढ़ाई पूरी करने देंगे, और अगर वह कुछ कहते हैं तब हम क्या करेंगे, वह तो किसी की बात नहीं सुनते, उन्हें तो बस अपनी ही मर्जी करना है। इधर उसे खोया हुआ देखकर मेघांश की मम्मी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है अंडस को, आपको इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर की बहू डरते हुए अच्छी नहीं लगती है, आपको कॉलेज जाना है, आप जाएंगी, वह कुछ नहीं कहेंगे और अच्छा होगा आप तैयार हो जाएं, हम आपको कॉलेज छोड़ देंगे और फिलहाल के लिए आप अपनी मम्मी पापा के साथ रह सकती हो। ये सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है अंडस को, क्या सच में हम हमारी मम्मी पापा और बहन के साथ रह सकते हैं। ये सुनकर वह हाँ में सर हिलाती है, जो देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद मेघांश की मम्मी खुद जाकर उसे तैयार कर देती है और कॉलेज के लिए भेज देती है और वह भी खुशी खुशी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में पूरा दिन अच्छे से वह पढ़ाई करती है और उसके बाद बस पकड़ के घर के लिए निकल पड़ती है। बस स्टॉप पर आकर रुकती है और वह बस से उतरती है और वही जंगल के रास्ते को पकड़कर घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही दूर वह आई थी, तभी उसे याद आता है कैसे मेघांश ने यहाँ पर उन लड़कों को मारा था। ये सोचते ही साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए वह जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर में वह वही कमल के फूल के खेत के पास पहुँच जाती है जहाँ से उसने और मेघांश ने हंसते हुए कमल के फूल तोड़े थे। ये देखकर वह आंखों को बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है। उसके बाद वह धीरे से अपना बैग नीचे रखती है और अपने पटियाला पैंट को थोड़ा ऊपर कर लेती है और दुपट्टे को भी अपनी कमर से बांधकर खेत में उतर जाती है। खेत में अब थोड़ा ज़्यादा पानी था क्योंकि बारिश हुई थी, इस वजह से तो वह जाकर काफ़ी सारे सफ़ेद और गुलाबी कमल के फूल तोड़ लेती है और कुछ पत्ते भी ले लेती है। फिर पानी से निकल आती है और घाट के पास चली जाती है और अच्छे से कीचड़ को साफ कर लेती है, उन फूलों को धो लेती है और खुद के हाथ पैर भी धो लेती है। उसके बाद आसमान को देखती है जो नीला नीला था और सफ़ेद बादल आइसक्रीम जैसे लग रहे थे। इस नीले आसमान में आज काफ़ी खूबसूरत सा दिन था जिसे देखकर उसका मन खुश हो जाता है। वह सारे फूल लेकर ऊपर आ जाती है, अपने बैग को लेती है और दुपट्टे को ठीक करके अपने कपड़े भी ठीक कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। न जाने क्यों आज उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आज वह आज़ाद हो गई है
और कुछ देर बाद वह घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि उसकी बहन गार्डन में फूल तोड़ रही थी और उसकी मम्मी खाना बना रही है। ये देखकर वह भागते हुए जाकर अपनी बहन को गले लगा लेती है। उसकी बहन भी उसे गले लगा लेती है और कहती है, अंडस्को, फाइनली तुम आ गई। हम ना काफी ज्यादा डर गए थे और मुझे भी माफ कर दो, मैं इतना सब कुछ किया तुम्हारे साथ। बहन की बात सुनकर राधिका मुस्कुराती और कहती, अंडस्को, कोई बात नहीं बेला, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और माँ और बाबा कहाँ हैं? हमें माँ और बाबा से मिलना है, हम बात करना चाहते हैं उनसे। बहुत याद आ रही थी तुम सबकी। दूसरी ओर आवाज सुनकर उसकी मम्मी जल्दी से भागते हुए बाहर आती है। अपनी बेटी को देखकर वह उसे गले लगा लेती है और बेहद प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, अंडस्को, बच्चा, तू आ गई। हमें बहुत ज्यादा फिक्र हो रहा था तेरी और तू आ गई, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? ये सुनकर वह प्यार से अपनी माँ को देखती है और कहती है, अंडस्को, नहीं मम्मी, कुछ नहीं किया। और आप सब कहाँ थे? वह कह रहे थे उन्होंने आपको कैद करके रखा है, क्या सच में? ये सुनकर उसकी माँ उसके सिर को चूमती है और कहती है, अंडस्को, हाँ बच्चा, उन्होंने हमें कैद करके रखा था पर कल हमें छोड़ दिया। हम सब घर चले आए पर घर आकर देखा तो तू नहीं थी, इसलिए हम बहुत फिक्र कर रहे थे तेरी। ये सुनकर वह हल्की मुस्कुराती है और कहती है, अंडस्को, हाँ माँ, जो हुआ छोड़ दो, अब हम एक साथ रहेंगे। उनकी मम्मी ने कहा है कि हम अभी आप सबके साथ रह सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। बस हमें उनका डर है, अगर उन्होंने मना कर दिया और फिर से आकर हमें उठाकर ले गए तो। वैसे भी उनकी बात सुनकर लग रहा है कि वह अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानता है। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, अंडस्को, कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ तुम राधे कृष्णा पर छोड़ दो, वह सब ठीक कर देंगे। वैसे भी वह हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ, जाकर नहा लो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। और यह कपड़ों में क्या गिराया है? ये सुनकर वह अपने हाथों में रखा कमल के फूलों को देखती है और अपने कपड़ों में कीचड़ को देखती है। उसने सफ़ेद पटियाला सलवार सूट पहना हुआ था जिसमें सोने की तार से नक्काशी किया गया था, जिससे वह पटियाला सलवार सूट चमक रहा है और भी खूबसूरत लग रहा है। इधर उसकी मम्मी ये देखकर हैरानी से कहती है, अंडस्को, यह क्या पहना है तुमने? ये तो सोने से बना हुआ है ना, सोने की तार से। मम्मी की बात सुनकर वह भी हैरान हो जाती है और कहती है, अंडस्को, यह क्या कह रही हो मम्मी आप? ये तो हमें उन्होंने दिया है, और ऐसे हजारों कपड़े, लाखों कपड़े हैं जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं, और हमने एक उठाकर पहन लिया। तभी वहां पर उसके पापा आ जाते हैं और बेटी को देखकर वह उसे गले लगा लेते हैं। उसके सिर को चूमकर कहते हैं, अंडस्को, आप ठीक है ना बच्चा? हमें आपको काफी ढूंढा और आपकी काफी फिक्र हो रहा था, अच्छा हुआ कि आप आ गए हो। और क्या आप कॉलेज गए थे? ये सुनकर वह कहती है, अंडस्को, हाँ बाबा, हम कॉलेज गए थे क्योंकि उनकी माँ ने हमें परमिशन दे दिया है कॉलेज जाने के लिए। पर उन्होंने नहीं दिया, पर उनकी माँ ने कहा कि यहाँ पर उनकी ही बातें ज़्यादा चलती हैं, तो मुझे उनकी बातें मानना चाहिए ना कि हमारे पति की। अंडस्को, दूसरी ओर वही बड़ा सा 55 फ्लोर का बिल्डिंग जिसके टेरेस पर मेघांश खड़ा था और बिना एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। तभी उसके पीछे से आक्रोश आकर कहता है, अंडस्को, तो क्या कर रहे हो भाई? आपको आपकी बीवी के पास नहीं जाना है। ये सुनकर मेघांश अपनी शांत आवाज में कहता है, अंडस्को, नहीं, हमें नहीं जाना है। माँ ने मना किया है, वरना हम चाहते हैं। ये सुनकर आक्रोश एकदम उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और सामने देखते हुए कहता है, अंडस्को, तो क्या हुआ? आपने कौन सा कभी मम्मी पापा की बात मानी है और अब मान रहे हो? अरे चलो और मुझे भी ले चलो अपने साथ। वैसे भी उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह आपको मना कर पाए। हमें जाकर दिखाना चाहिए उसे हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, उसे भी तो पता चले। ये सुनकर मेघांश उसे गौर से देखता है और कहता है, अंडस्को, तुम्हें बेला के पास जाना है। ये सुनकर आक्रोश मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को, सच में भाई, आप काफ़ी समझदार हो। हाँ, मुझे जाना है उसके पास क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है और उसे उसकी औकात दिखाना है। वह खुद को क्या समझती है कि कुछ भी करेगी, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे भी यहाँ के बादशाह हम हैं, वह नहीं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है, जो देखकर मेघांश कहता है, अंडस्को, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उनसे ऐसे बदला लेंगे। हमने सोचा था हम उन्हें एक बार में ही मार देंगे, पर मौके पर दादाजी ने ये शर्त रख दी।
ये बोलकर वह अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ चलाता है और अपनी आंखों में अजीब सा गुरूर लाकर कहता है, एंड इसको हम उनसे बदला लेंगे, उनका गुरूर तोड़ के। उनका गुरूर तभी टूटेगा जब हम हमारे बच्चे उनसे छीन लेंगे। हम दूर कर देंगे हमारे बच्चों को उनसे। इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनकर आक्रोश जब से सिगार निकालकर लाइटर से उसे जलाता है और उसके बाद सिगार की कश भरते हुए कहता है, एंड इसको जो भी बोलो भाई, मुझे लग रहा है यू फॉलन इन लव विद हर। ये सुनकर मेघांश गुस्से से कहता है, एंड इसको नो, आई डोंट लव हर। शी इज जस्ट अ मीडियम थ्रू विच वी विल ब्रिंग आवर बेबी इनटू दिस वर्ल्ड। ये कहते हुए वह गुस्से से ऊपर आसमान को देखता है। 20 डिवोर्स दे दो अपने हस्बैंड को। 2 हफ्ते बाद कॉलेज। राधिका अपनी सहेलियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। उसने आज सफेद और लाल रंग का कुर्ता और पटियाला पैंट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को चोटी में बांध रखा था और आज भी उसने तिलक लगाया था, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ कुछ लड़के भी थे और काफी सारी लड़कियां भी थीं। सब मिलकर एक साथ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। राधिका अपने पैरों में घुंघरू को देखती है और मुस्कुराती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, अंडस्को, अरे तुम्हारी वह दोस्त रीवा को काफी दिनों से नहीं देखा, वह कहाँ गई? ये सुनकर राधिका कुछ सोचकर कहती है, अंडस्को, उसने तो कहा था कि वह किसी जरूरी काम से अपने दादाजी के घर जा रही है, शायद 2-3 दिन में आ जाएगी। उसने हमें बताया नहीं। अगर वह आ जाती है तो हम तुम्हें बता देंगे। ये बोलकर वह सटेप समझाने लगती है सभी लड़कियों को, क्योंकि उसे डांस जूनियर्स के साथ करना था और किसी को अच्छे से यह सटेप नहीं आते थे, इसलिए वह अच्छे से समझा रही थी कि कैसे क्या करना है। तभी अचानक एक बेहद हैंडसम लड़का वहां पर आता है, जिसने ब्लैक हुडी और ब्लैक हाफ पैंट पहना हुआ था। उसके बाल थोड़े से घुंघराले और बिखरे हुए थे। वह मुस्कुराते हुए राधिका के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहता है, अंडस्को, हाय राधिका, कैसी हो? काफी दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो? ये सुनकर राधिका डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। ये रीवा का भाई साहिल था। वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, अंडस्को, ओह साहिल, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये सुनकर वह हंसता है और कहता है, अंडस्को, अरे मेरी क्या औकात है कि तुम्हें डरा सकूं? तुम खुद एक नंबर की डरपोक हो और इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, कहाँ गायब हो गई थी तुम? और जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करूं तो तुम कहीं ना कहीं चले जाती हो, इग्नोर कर देती हो। क्या इतना बुरा बन चुका हूं मैं? ये सुनकर राधिका उससे थोड़ी दूर जाते हुए कहती है, अंडस्को, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कब कहा कि तुम बुरे हो? वह तो बस हम इन सबको डांस प्रैक्टिस करवा रहे थे। अब तुम्हें जाना चाहिए, वरना इन सबको प्रॉब्लम हो सकती है। अगले ही पल सारी लड़कियां एक साथ कहती हैं, अंडस्को, अरे नहीं नहीं, ये रहे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधिका सबको अजीब तरीके से घूरती है और सारी लड़कियां चुप हो जाती हैं। इधर साहिल मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को, देखा ना, पहले ही नज़र में ये सब दीवानी हो चुकी है मेरी, और तुम्हें कब से मैं दीवानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम तो हो ही नहीं रही हो। ये सुनकर राधिका थोड़ी सी गुस्से से कहती है, अंडस्को, साहिल, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो, और तुम जानते हो हम शादीशुदा हैं। तुम कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हो? साहिल उसकी बात सुनकर एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है अपने पास और उसकी पतली सी कमर पर अपना हाथ लपेट लेता है और कहता है, अंडस्को, तो डिवोर्स दे दो अपने हस्बैंड को। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी ज्यादा लाख गुना अच्छे से तुम्हें प्यार करूंगा, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे करीब भी आता होगा, या यूँ कहो तो तुम आने नहीं देती, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। अब राधिका को काफी गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कहती है, अंडस्को, ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी है तुम्हारी। मैं ऐसा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, तुम बस मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और क्यों ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग में पाल रहे हो? मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, जाओ यहाँ से तुम। ये सुनकर वह अजीब तरीके से उसे देखता है और अगले ही पल उसे गले लगा लेता है और उसके गाल को चूमता है और कहता है, अंडस्को, मेरा दिल का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा तुम्हारे लिए, बस तुम जब चाहो आ जाना मेरे दिल में। मैं मना नहीं करूंगा, चाहे तुम प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। प्यार जो करता हूँ तुमसे, और तुम्हें भी पता है, इतनी भी नादान नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। राधिका गुस्से से उसे देखती है और कहती है, अंडस्को, तुम पागल हो चुके हो,
हमने कहा ना हम शादीशुदा हैं और क्यों तुम हमें बार बार परेशान करने आ जाते हो। हम पसंद नहीं करते हैं तुम्हें। और प्लीज़ ऐसी अजीबोगरीब बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से हम कॉलेज नहीं आ पाते। हर वक्त डर लगता है, कब आ जाओगे, कब परेशान करोगे। राधिका की बात सुनकर वह हंसता है और कहता है अंडरस्को, सच में राधिका, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और क्या कहूँ मैं तुम्हें, पर तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका पछतावा तुम्हें बाद में होगा। क्योंकि तुम्हारा कृष्णा मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और शायद तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर राधिका गुस्से से कहती है अंडरस्को, नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। हम किसी से प्यार नहीं करते हैं। हमें जाने दो, छोड़ो। यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। यहाँ पर सब हैं, सब हमें देख रहे हैं। सब क्या सोचेंगे। और हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हम शादीशुदा हैं। हमारे साथ यह सब करना बंद करो। ये सुनकर साहिल हंसता है और कहता है अंडरस्को, देखो, मैं अभी भी तुम्हें गले लगाकर रखा हूँ, पर तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो मुझे दूर हटाने की। शायद तुम्हें मेरी करीबी पसंद है, शायद तुम भी मुझसे प्यार करती हो, शायद हम एक हो सकते हैं। और शायद तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ भी सकती हो। देखो ना, तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो मुझे दूर हटाने की। अगर तुम इतना ही मुझे नापसंद करती तो कब का मुझे लात मारकर दूर भगा देती। पर अभी भी तुम मेरी बाहों में हो। ये सुनकर राधिका हैरानी से उसे देखती है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि सच में वह अभी भी उसके बाहों में है। तो वह एक झटके में उसे दूर हटा देती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही कोई वीडियो बनाकर किसी को भेज देता है। राधिका गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है अंडरस्को, करीब मत आना हमारे। हम बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर साहिल हंसता है और वहां से चला जाता है, अपनी जेब में हाथ डालकर। राधिका गुस्से से उसे देखती है और फिर पीछे मुड़कर सारी लड़कियों को देखती है। सारी लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जिसे देखकर राधिका गुस्से से कहती है अंडरस्को, चलो, तुम सब क्या देख रही हो, प्रैक्टिस करो। ये बोलकर राधिका उन सबको फिर से डांस प्रैक्टिस करवाने लगती है। पर न जाने क्यों उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने काफी ज्यादा गलत किया है। उसे साहिल को दूर कर देना चाहिए था, पर उसने साहिल को दूर नहीं किया। उल्टा, साहिल को गलतफहमी हो गई कि वह उसे पसंद करती है। ये सब सोचते हुए उसे खुद पर ही काफी गुस्सा आता है और वह जल्दी से डांस प्रैक्टिस खत्म करके बाहर आ जाती है और घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे अब घर जाना था। वहीं दूसरी ओर मेघांश ऑफिस से निकलता है और कार में जाकर बैठ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। पर तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, पर वह उसे चेक नहीं करता। वह सीट से कार टिककर आंखें बंद कर लेता है। 1 घंटे बाद वह घर पहुंच जाता है। यह उसका बंगला था, जो कि पहाड़ों के बीच में है। बहुत ही खूबसूरत जंगल में सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा नील झरना बहता है और आसपास काफ़ी सारे फूल और पेड़ पौधे थे। उसे काफ़ी पसंद है यह नज़ारा। वह इन सब नज़रों को देखते हुए अपनी शांत आवाज़ में कहता है अंडरस्को, हमारा सुकून। ये बोलकर वह आंखें बंद करके इन ताज़ी हवाओं को महसूस करने लगता है। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट आकर कहता है अंडरस्को, सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, तो आपको फ्रेश होकर कुछ खा लेना चाहिए। आपने कुछ नहीं खाया सुबह से। ये सुनकर वह आंखें खोल लेता है और अपनी शांत आवाज़ में कहता है अंडरस्को, उस पर नज़र रख रहे हो ना तुम सब। ये सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है अंडरस्को, हाँ सर, उस पर अच्छे से हम सब नज़र रख रहे हैं। ये सुनकर मेघांश बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर आ जाता है और उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। फ़ोन को बिस्तर पर फेंककर वॉशरूम चला जाता है और आधे घंटे बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आकर वह अपने बाल को सूख रहा था, तभी उसका ध्यान जाता है अपने फ़ोन पर और उसे याद आता है कि उसके एक आदमी ने उसे कुछ भेजा था, शायद कुछ वीडियो। ये सोचकर वह अपना रिस्ट वॉच लेकर हाथ में पहन लेता है और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और फ़ोन को हाथ में लेता है और उस वीडियो को ऑन करके देखने लगता है। जैसे जैसे वह पूरे वीडियो को देख रहा था, वैसे वैसे गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। अगले ही पल वह फ़ोन को गुस्से के साथ दीवार पर पटक कर तोड़ देता है और गुस्से के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और उसका असिस्टेंट बस उसे देखता ही रहता है, क्योंकि मीटिंग के लिए वो लोग लेट हो रहे थे।
पर फिलहाल के लिए मेघांश काफी ज्यादा गुस्से में था और कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए और इससे राठौर परिवार की रेपुटेशन पर कोई आंच ना आए, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। 1 घंटे बाद मेघांश अपनी गाड़ी से उतरता है और गुस्से से सामने वाले घर को देखता है। तभी बहुत तेज बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है और वह बारिश में भीगने लगता है। वह अंदर आता है और अंदर जाकर आसपास देखता है। बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता है, पर वहां उसे राधिका नहीं मिलती है। वह गुस्से से नीचे आता है और देखता है कि राधिका की मम्मी किचन में है। वह किचन में चला जाता है और गुस्से से पूछता है अंडिस्को, राधिका कहाँ पर है? ये सुनकर राधिका की मम्मी डर जाती है और पीछे मुड़कर मेघांश को देखती है तो वह और भी डर जाती है और डरते हुए कह देती है अंडिस्को, राधिका वह बाहर गई है बच्चों को पढ़ाने, शायद अब तक वह जंगल वाले रास्ते पर आ चुकी है। ये सुनकर मेघांश कुछ ना कहकर गुस्से के साथ बाहर आ जाता है और गाड़ी को ऐसे ही छोड़कर पैदल उस जंगल की रास्ते की तरफ चल पड़ता है। दूसरी ओर राधिका डरते हुए खुद से कहती है अंडिस्को, आज तो हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। पर क्या करती, आज उसका बर्थडे था और बर्थडे को सेलिब्रेट करने में थोड़ा वक्त लग गया। पर कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ये बोलते हुए जंगल के रास्ते में एंटर ही करने वाली थी, तभी एक आदमी आकर कहता है अंडिस्को, राधे राधे बेटा, आप कहाँ जा रही हो? ये सुनकर राधिका मुस्कुराती है और कहती है अंडिस्को, अरे राधे राधे काका, हम तो घर जा रहे थे, वह बच्चों को पढ़ा रहे थे और आज एक बच्ची का बर्थडे था, इसलिए थोड़ा लेट हो चुके हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर काका मुस्कुराते हैं और कहते हैं अंडिस्को, बेटा हम तो सामान खरीदने जा रहे हैं, पर जरा ध्यान से जाना, क्योंकि सुना है कुछ गुंडे इस जंगल में घूम रहे हैं। सुबह 2-3 लाश मिली थी और कल शाम को भी मिली थी। मैंने कहा था ना उस दिन 3 लाश मिली है, इसलिए न्यूज़पेपर लेकर आने में देरी हो चुकी है, तो वही गुंडों ने उन सबको मारा था। बेटा तुम जरा संभल कर जाना। राधिका ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है अंडिस्को, क्या सच में? हमें तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, पर हमें घर पहुंचना ही है, क्योंकि पापा की तबीयत भी खराब है, दवाई भी ले लिया है मैंने, तो हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। अच्छा काका, हम चलते हैं। ये बोलकर वह आगे बढ़ जाती है और इतनी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। वह बैग से छाता निकालती है और आगे बढ़ जाती है। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है, तो वह डर से पीछे मुड़ती है, पर पीछे कोई नहीं था। तो वह अपने दिल पर हाथ रखकर एक चैन की सांस लेती है और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद अपने दुपट्टे को वह सही कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। तभी बहुत तेजी से बिजली चमकती है, इससे वह और भी ज्यादा डर जाती है और अपने चलने की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और खींच लेता है और वह डर से चिल्लाती है। सामने देखती है तो सामने हटे कट्टे मोटे काले आदमियों खड़े थे, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है अंडिस्को, अरे ये तो काफी खूबसूरत लड़की है, काफी दिनों से किसी लड़की के साथ मजा नहीं किया है, चल आज रात इसके साथ मजे करते हैं। बारिश बड़ी ठंडी है, रात में गर्मी का एहसास हो जाएगा और मजा आ जाएगा। ये सुनकर राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर से कहती है अंडिस्को, नहीं हमें जाने दीजिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, देखिए हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप हमें जाने दीजिए। ये बोलकर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। राधिका बहुत ही ज्यादा कमजोर थी उन चारों के सामने। वह चारों हटे कट्टे काले मोटे आदमी और राधिका छोटी सी नाजुक सी लड़की। पर अगले पल राधिका उनके हाथ पर काट लेती है और भाग जाती है, पर बारिश के कारण से रास्ते में काफी कीचड़ था, तो वह कीचड़ में गिर जाती है। एक आदमी उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है और वह डर से चिल्लाती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या राधिका डिवोर्स दे देगी मेघांश को? और क्या मेघांश को पता चलेगा कि राधिका के साथ यह सब हो रहा है? क्या राधिका को बचाने मेघांश आएगा? और मेघांश क्या करेगा राधिका के साथ यह सब जानने के बाद? और क्या वह चारों आदमी राधिका के साथ गलत करके उसे मार देंगे, या राधिका खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।